बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए अच्छा दिन है। जी हाँ, अगर आप सिर्फ ये स्क्रीन देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं क्या अच्छा है इसमें। मिड कैप अभी भी आधा % नीचे, स्मॉल कैप 1% के करीब नीचे है, IT अभी भी नीचे है। लेकिन निफ्टी का आज का इंटरडे लो 25,500 के नीचे था। वो देखिए, वो चार्ट दिख रहा है ना आपको, वो जिस तरीके से आज ऑलमोस्ट 250 पॉइंट से ज़्यादा की इंटरडे में रिकवरी हुई है। बैंक निफ्टी में आप देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी में आज रिकवरी हुई है 500 पॉइंट से ज़्यादा की। तो वो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि क्या शानदार रिकवरी। कुछ देर में आएंगे हम क्यों हुई ये रिकवरी और अब क्या करना है, इस पर बातचीत होगी। श्रेया और वीरू रहेंगे मेरे साथ। आप दोनों गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का बड़ा बयान। भारत और अमेरिका के बीच कल से फिर होगी ट्रेड डील पर बातचीत। कहा, मोदी ट्रंप की दोस्ती रियल, भारत दुनिया में किसी भी साझेदार से ज्यादा अहम। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के पॉजिटिव बयान से बाजार में शानदार रिकवरी। निफ्टी 2900 से करीब 250 अंक सुधर कर हर निशान में आया। बैंक निफ्टी में भी करीब 600 अंकों का सुधार। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी। इंडेक्स करीब 7% उछला। मेटल शेयरों में जोरदार तेजी, 1.5% चढ़ा निफ्टी मेटल्स इंडेक्स। 2% उछलकर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हुए टाटा स्टील और हिंडाल्को। साथ ही चुनिंदा FMCG और NBFC में भी रौनक, लेकिन रियल्टी शेयरों में आज तगड़ी बिकवाली। आज के बिग स्टॉक्स चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। वायदा कारोबार में और ज्यादा सख्ती नहीं होने को लेकर सेबी चेयरमैन के बयान से दौड़ा BSE। साथ ही गोल्ड सिल्वर में रिकॉर्ड तेजी से मुथूट फाइनेंस और हिंदुस्तान जिंक में अभी भी चमक कायम। उधर कमजोर अपडेट से टूटा सिग्नेचर ग्लोबल और चार्ट जीपीटी मजबूत चार्ट। SBI भी आज इस वक्त दिखा रहा है मजबूती। चीन की ओर से कंपटीशन बढ़ने के अनुमान से BHE और हिताची में बिकवाली जारी। 3% ज़्यादा फिसले दोनों शेयर। पिछले हफ्ते आई थी रॉयटर्स के हवाले से खबर। तीसरी तिमाही के अच्छे नतीजों से इरिडा में जोरदार तेजी। शेयर 3% से ज़्यादा चढ़कर बना वायदा का टॉप गिनर। वहीं कमजोर नतीजों से 4 साल निचले स्तर पर पहुंचा तेजस नेटवर्क का शेयर। तीसरी तिमाही में कंपनी मुनाफे से आई घाटे में। और 1 फरवरी यानी कि रविवार को 11 बजे पेश होगा यूनियन बजट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया साफ, 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा बजट सेशन। इस हफ्ते मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल्स पर मैसिव क्यूज लाइन अप है। US के जो इंडिया एम्बेसडर हैं सर्जियो गौर, वो फ्राइडे लेट नाइट भारत आए और सर्जियो गौर ने आते ही स्टेटमेंट दी है कि 2 ग्रेट नेशंस के बीच में काफ़ी पोटेंशियल है। पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो जो इंडो US सेंटिमेंट है उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। सर्जियो गौर का भारत के प्रति रुख जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले थे पिछली बार जब आए थे, 6 दिन के लिए आए थे, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है। Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. आज सुबह हम बात कर रहे थे कि जो मार्केट के क्यूज़ हैं उनमें सबसे बड़ा क्यू यही है। और आई थिंक मैंने वीकेंड पे रील भी बनाई थी कि भारत अमेरिका रिलेशनशिप के लिए और इस मार्केट के लिए अगले 5-6 दिन काफ़ी ज़रूरी होंगे। कल वापस ट्रेड डील पर बातचीत होगी। आई थिंक उससे मार्केट ने थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन लिया। चलिए, तो सर्जियो गौर बने सेंटा क्लॉज और भारत के लिए लेकर आए तोहफा अमेरिका से। क्रिसमस 2 हफ्ते हो गए हुए क्रिसमस को, न्यू ईयर भी चला गया, लेकिन तोहफा थोड़ा लेट लाए वो।
है ना। श्रेया विरूप थोड़ा लेट लाया, लेकिन ठीक है, क्या दिक्कत है, चलेगा। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये सर्जियो गौर, ये गौर नाम इंडियन लग रहा है तो बोले नहीं, इंडियन नाम नहीं है वो। इंडियन नाम जो होता है वो GAUR होता है, ये GOR है, तो ये थोड़ी सी एक डिफरेंशियल है। लेकिन हुआ क्या है, एक बार जरा वो पॉइंटर्स ला दीजिए और इंटरडे रिकवरी दिखा दीजिए। जो बयान के बाद जो रिकवरी आई है भारतीय मार्केट में, उससे कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि क्या होता है, एक बहुत ज़ोर से अगर आपको चोट लगे तो आप उस पर वॉलिनी या कोई स्प्रे लगाते हैं ना, बाम लगाते हैं उस पर। तो आज का जो बयान है ना, उसने उस पर एक चोट पर एक बाम का काम जरूर किया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि चोट थोड़ी सी गहरी है, तो सिर्फ बाम से काम नहीं चलेगा, लेकिन बाम लगाना भी ज़रूरी था। तो ऐसा नहीं है कि अब कई बार होता है कि यार बहुत जोर की चोट है, सिर्फ बाम से क्या होगा, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे, कम से कम पहले बाम तो लगा दो, या पहले वो स्प्रे तो कर दो, वो कम से कम इंसान चलने लायक तो हो जाए। उसके बाद जब जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर बताएगा कि क्या करना है भाई इस पर, तो कम से कम एटलीस्ट वो काम हो गया। और अगर आप देखें तो लोअर लेवल से करीब 250 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है निफ्टी में। लेकिन मार्केट का टेक्सचर अभी भी ख़राब है, और अभी भी सच बताऊँ ना, कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये है कि सबसे पहले कौन बेचने आ जाएगा। सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि रिकवरी तो आ रही है, पर पता नहीं कौन पहले बेचने आ जाएगा, और ये एक रिस्क रहेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि आज की जो रिकवरी है ना, उसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी IT दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। आप देखिए, निफ्टी करीब 250 पॉइंट रिकवर हुआ है इंटरडे लो से, निफ्टी बैंक 500 से ज़्यादा पॉइंट रिकवर हुआ है, करीब 550 पॉइंट निफ्टी बैंक रिकवर हुआ है, और निफ्टी IT ये भी लोअर लेवल से करीब 1% के करीब रिकवर हुआ है। रिकवरी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी है, हालांकि अभी भी वो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इंटरडे लोस देखेंगे तो रिकवरी वहाँ पर भी आई है। इंटरडे मतलब इनफैक्ट ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रिकवरी है मिड कैप में और स्मॉल कैप में भी। लेकिन एटलीस्ट एक अच्छी चीज़ ये है कि, और एक एम्बेसडर लेवल की उन्होंने बात भी की है सर्जियो गौर ने, और सर्जियो गौर को अब थोड़ा सा हम पॉजिटिवली देखेंगे, है ना। एक बहुत ज़्यादा इंडियंस को पता भी नहीं होगा एक्चुअली वैसे कि सर्जियो गौर हैं कौन, आज के बाद सब जान जाएंगे उनको, है ना, क्योंकि वो एकदम से हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए, और एटलीस्ट आज के लिए तो कम से कम मार्केट में रिकवरी ला दी उन्होंने। बिल्कुल सर, तोहफा अगर अच्छा हो तो देर से भी आना मंजूर है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब खैर अभी तक तो यही कहा जा सकता है, और जिस तरीके से मार्केट ने फिर रिएक्ट किया है, रिकवरी शानदार। और सुबह जिस तरीके से आप कमेंट कर रहे थे सर मार्केट को लेकर, सुबह ही कहा था आपने सबसे बड़ा क्यों होगा मार्केट को लेकर सर्जियो गौर का स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट आया और एकदम सरपट से भागा बाजार। लेकिन सवाल वही अहम जो आपने उठाई, महरम है लेकिन क्या पट्टी अभी भी लगनी बाकी है। कल का इम्पॉर्टेंट डे बहुत होगा, और साथ ही अब अगर ये पॉजिटिविटी हो रही है, अगर ट्रेड डील को लेकर थोड़ी उम्मीद की किरण जाग रही है, तो क्या अब लेवल्स बदलेंगे मार्केट के लिहाज से, और क्या अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं, करना क्या चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, सबसे पहली बात समझ लीजिए, ये अभी भी एक डेड कैट बाउंस है, अभी भी बाजार वीक है, और अभी भी ये बाजार में कॉन्फिडेंस रत्ती भर का नहीं है। इतनी गिरी हुई मार्केट में 200-250 पॉइंट की इंटरडे रिकवरी कैसे भी आ सकती है। लेकिन बाजार को अब एक होप जगेगी कि बाजार गिरा क्यों था। पिछले एक हफ्ते में जो गिरा था वो पूरा का पूरा इसी वजह से गिरा था। इवेंचुअली अगर इसी वजह पर एक ट्रेड डील की बातचीत को लेकर अब एक अगर वापस मार्केट में होप हो रही है, और सर्जियो गौर ने कहा है कि कल दोनों पक्षों के बीच में, दोनों पार्टीज़ के बीच में कल फिर से अगर एक बातचीत होने वाली है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छा है। लेकिन इशू पता है क्या है श्रेया, कि मार्केट जो है ना, अब एक इतना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था, लेकिन सिर्फ ओवरसोल्ड मार्केट रिकवर नहीं होगा जब तक कोई ट्रिगर ना मिल जाए। ये ट्रिगर बन गया, ये मार्केट 0.62 का पुट कॉल रेशो, 92.5% की शॉर्ट पोजीशंस, तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक ट्रिगर की ज़रूरत थी, वो सर्जियो गौर के रूप में मार्केट को मिल गया। आप इसको ना अभी के लिए इससे ज़्यादा मत देखें, अभी के लिए ज़्यादा मत देखें। हो सकता है कि एक बार के लिए रिकवरी थोड़ी सी और 100-200 पॉइंट तूल पकड़ ले, लेकिन फॉर एग्जांपल अब कह रहे हैं कि कल ट्रेड डील पर फिर बातचीत होगी, कल फिर मान लो लुटनिक का या डोनाल्ड ट्रंप का कोई ट्रूथ आ गया, कोई ट्वीट आ गया, कुछ आ गया, तो फिर मार्केट वैसे रिएक्ट करेगा, कर सकता है। लेकिन क्या है ना, मार्केट की पोजीशनिंग काफ़ी मैटर करती है। इस समय मार्केट की पोजीशनिंग इतनी बेरिश थी, हर कोई बस बेच रहा था। 6 दिन से हम गिरे चले आ रहे हैं। 26,300 था पिछले फ्राइडे को, आज हम 25 लो में 25,473 पर आ गए थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए तो मिल गया। लेकिन अभी भी एक रिस्क रहेगा कि हायर लेवल पर एफआई की सेलिंग वापस आएगी, वो रिस्क रहेगा अभी भी। मैं
की बात कहूँगा। अब जहाँ तक आपने निफ्टी की बात की, देखिए अब अगली रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलेगी 25,800 से 25,900 पर। ध्यान रखिएगा फ्राइडे का हाई यहाँ पर प्लेस्ड है, और 50 डेमा और बाकी एक दो और इम्पोर्टेंट लेवल्स ये सब भी मार्केट में यहीं प्लेस्ड हैं। और सपोर्ट 24,500 सॉरी इसको 24,500 होना चाहिए, इसको ठीक कर दें, हटा दें इसको प्लीज़। 25,500 से 25,600 पर अब एक सपोर्ट है मार्केट के लिए। भगवान ना करे 24,500 पे जाएं, वो हो गया तो फिर तो बहुत लोगों का पोर्टफोलियो काफ़ी बुरी तरीके से हिट हो जाएगा। लेकिन आज का लो है, अब वो एक तरीके से आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा हो गई। अब ये नहीं टूटना चाहिए, और अगर ये टूट गया तो मतलब आप चाहे सर्जियो गौर बोलें चाहे कुछ भी बोलें, कुछ और तकलीफ है मार्केट की। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज सुबह में हम बात कर रहे थे कि 59,500 के ऊपर टिकना ज़रूरी है। 59,500 पर आपका 20 डेमा है, हम नहीं टिक पा रहे हैं उसके ऊपर। 59,540 तक गए, फिर नीचे आए। लेकिन अगर हम इसके ऊपर निकल कर बंद हो गए इसके ऊपर तो कॉन्फिडेंस लौटेगा, और अगर 59,800 के ऊपर निकल गए तो फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। और अब 58,800 से 59,000, आज सुबह भी हम इसी लेवल की बात कर रहे थे, 58,800 से 59,000। हालांकि खैर देखिए इम्पॉसिबल होता है ये कहना कि बस अब इसी लेवल से घूम जाएगा बाजार, क्योंकि वो कहना आसान होता है, ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 58,800 से 59,000 की आपको सिग्निफिकेंस हमने आज सुबह एक्सप्लेन की थी कि 58,800 से 59,000 पर क्या है, 50 डेमा है, और अगर वो नहीं बचा तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो लकीली 58,800 बचा लिया बैंक निफ्टी ने उस हिसाब से। तो 58,800 से 59,000 के बीच में अब बैंक निफ्टी के लिए लक्ष्मण रेखा है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहा आज? अनुज, गुड आफ्टरनून। आपके कहने से पहले प्रोड्यूसर साहब ने उसे 24,500 को 25,500 कर दिया। सबका यही हाल है। सब डरते हैं 24,500 से। खैर मैं आता हूँ स्टॉक्स पे अनुज, जहाँ पे इस वक्त स्ट्रॉन्ग मूव है। पहला मैं रखूँगा SBI लाइफ। चार्ट्स, पुट राइटर्स और बिल्डअप, और एक बहुत ही स्टेबल चार्ट 30 रुपये ऊपर 10 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ अपने पिछले 6 जनवरी से लेकर अब तक के सारे सेशन के हाईज को बाइसेक्ट करने की कोशिश करा 1.5% ऊपर। प्लीज़ वाई रखिएगा स्क्रीन पर। मैं देख रहा था लोअर स्ट्राइक्स पे पुट राइटिंग, मैं देख रहा था हायर स्ट्राइक्स पे कोई कॉल राइटर्स का ना आना। प्लेसमेंट कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और कंसिडरिंग स्मूथनेस ऑफ चार्ट, पहला स्टॉक जो स्क्रीन पर रखूंगा मैं वो है SBI लाइफ। आपकी स्क्रीन पे 4% OI बिल्डअप हुआ। ऐसे टर्बुलेंस वाले मार्केट में लॉन्ग साइड पे 0.4% का बिल्डअप, 4.5% का बिल्डअप, 0.4 लाख शेयर, ह्यूज बड़ा होता है। दूसरी बात, दूसरा स्टॉक रखूंगा दैट्स HUL। लेके आइएगा 1.5% ऊपर, नजर थोड़ी रखिएगा क्योंकि ये स्टॉक शॉर्ट कवरिंग फेज से बाहर मतलब ऊपर आया, उसके बाद आज फ्रेश बाइंग है। हालांकि अटेम्प्ट 1 अक्टूबर में हुआ था, फेलियर में तब्दील हुआ। 4 दिसंबर को अटेम्प्ट लिया था, वो भी फेलियर में तब्दील हुआ। लेकिन दिस टाइम 200 डेमा के आसपास लगभग चौथा अटेम्प्ट है टू रीगेन 200 डेमा। अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बाद फ्रेश बाइंग विजिबल है, तो एक इस स्ट्रक्चर जिस पर आपको नजर रखनी है। और एक रखूंगा मैं एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स अगेन ऑल आउट समय लास्ट वीक जब क्रूड में तेजी आई भी तब भी इसमें एक स्ट्रेंथ थी, और एक क्लासिकल राउंडिंग बटन का फीलिंग आ रहा है। प्लस एक 9 दिसंबर से लेकर अब तक की जो चली आ रही पूरी चैनल थी उसको बाइसेक्ट किया इसने। अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, 35,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में कम हुए। तो एशियन पेंट्स, ये 3 स्टॉक्स अगर आप देखें लोअर ट्रैजेक्टरीज में थोड़े से स्टेबल जाते हुए। अनुज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और थोड़ा बेस्ट के बारे में बात करते हैं। इन स्टेटमेंट या फिर पॉसिबली अगर आप देखें ट्रेड डील को लेकर थोड़ा सा दोनों देश संयम से आगे बढ़े और कोई ब्रेक थ्रू आता है तो मैं फिर अगर आप देखें एक कंस्ट्रक्टिव वे में जा रहा हूँ। अनुज, सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा? IT को इन सर्कमस्टेंसेज में आप कैसे ट्रीट करेंगे फिर, क्योंकि बैंक निफ्टी इससे पहले हमारी एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट थे। किसको सबसे सकारात्मक मतलब जिसे कहते हैं बाजार एडवांटेज देगा? अच्छा, पहली बात तो वीरू, अगर वो सर्जियो गौर की फुटेज वापस चलाएं तो कहीं ना कहीं उन्हें देखकर लगता है ना काफ़ी क्यूट से इंसान है, और काफ़ी मतलब मुझे मालूम। हाँ, किसकी? ग्लेन मैकग्राथ की। हाँ बिल्कुल, कुछ थोड़ा बहुत वो, हाँ जो मतलब बस थोड़े से उनके मुकाबले चबी हैं, बट अदरवाइज बिल्कुल सही कहा आपने। तो नहीं कहीं ना कहीं इनको देखकर ना थोड़ा सा लग रहा था कि ये कुछ अच्छा ही बोलेंगे, मतलब खराब तो बोल के जाएंगे नहीं, देख के लग रहा था थोड़ा सा इनकी शक्ल देखकर। कुछ कई बार आप हंस नहीं, कई बार
कई शक्ल को देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ तो है, वो किसी फिल्म में था। Positivity आती है। हाँ, किसी फिल्म में भी था ना ये, कि कई बार किसी को देखकर लगता है कि भले ही उसने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया लेकिन उसको देखकर अच्छा लगता है, और कई बार किसी ने तुम्हारा हल्का सा बुरा ना किया फिर भी उसको देखकर गुस्सा आता है। तो इनको देखकर कहीं ना कहीं एक अच्छी फीलिंग आ रही थी कि नहीं, ये तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। सॉरी वीरू, इस बीच में आपने जो सवाल पूछा था वो एग्जैक्टली आईटी को लेकर था। आईटी को लेकर था। बेस्ट एडवांटेज। हाँ, देखिए अगर तो ट्रेड डील होगी तो पूरी मार्केट भागेगी, फिर तो उसमें क्या आईटी, क्या ये, क्या वो। फिर एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि फिर मार्केट का फोकस एटलीस्ट आईटी पे वापस अर्निंग्स पर हो पाएगा। अभी दिक्कत क्या है, मार्केट आईटी के अर्निंग्स पर फोकस ही नहीं कर पा रहा है। आईटी के अर्निंग्स पर, आईटी के वैल्यूएशन पर, इनमें से किसी चीज़ पर मार्केट फोकस ही नहीं कर पा रहा है। एटलीस्ट इसके बाद मार्केट जो है ना उसके ऊपर फोकस कर पाएगा, तो आई थिंक वो एक एडवांटेज रहेगी। लेकिन आई थिंक उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो मार्केट में अगर ट्रेड डील हो गई तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा मिड और स्मॉल कैप में। अब आप पूछेंगे मिड और स्मॉल कैप का क्या लेना देना ट्रेड डील से? मिड और स्मॉल कैप का लेना देना है सेंटिमेंट से। इस समय मार्केट में सबसे ख़राब है सेंटिमेंट, और अगर ये ट्रेड डील हो गई और अगर इस पर थोड़ी सी और पॉजिटिविटी आ गई तो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं अप फ्रंट कह दूँ, ट्रेड डील जब तक ना हो जाए तब तक उसके ऊपर कुछ भी कहना ना, क्योंकि हम इतनी बार जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब इसके लिए वो जब तक ना हो जाए तब तक कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे उसके ऊपर। और एक चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वीक मार्केट है। ये जो आज हुआ है एक प्योर शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था। मार्केट को एक ट्रिगर मिल गया शॉर्ट कवरिंग के लिए। इसे ये ना समझे कि एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। अभी तो डाउन ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ है पहले तो ये पता करना है। चलिए जी बिल्कुल ट्रेड डील तो सरदर्द बना ही हुआ है। अब देखते कि कल बातचीत में क्या कुछ सामने निकल कर आता है ऐसा। लेकिन मेरा आपसे सवाल दो स्टॉक्स के ऊपर था। एक तो BHEL लगातार कल से चर्चा कर रहे हैं, और हिताची एनर्जी आपके बिग स्टॉक्स में भी आपने रेड में लिया था, काफ़ी पिटा भी कल स्टॉक। हालांकि आज भी क्योंकि मार्केट में रिकवरी आ गई से तो थोड़ा बहुत ये भी रिकवर हुए हैं, लेकिन फिर भी 2.5% डाउन, और BHEL भी आपको 3% डाउन नजर आएगा। यहाँ पर क्या अभी आपका स्टैंस बदला है या फिर वही है? कैसे अभी अप्रोच करें इस रिकवरी के बाद? देखिए, बड़ी ट्रेड प्ले आउट हो चुकी है। लेट्स बी वेरी क्लियर, बड़ी ट्रेड हाँ प्ले आउट हो चुकी है। जिस लेवल से हमने बात की थी उस लेवल से आई थिंक हिताची 10% गिरा, BHEL भी अगर आप पहले गिरा उसके बाद हाई से अगर गिरा, वो दोनों मिला लें आज सुबह के लो से तो काफ़ी गिरा। जैसा आपने बोला पूरी मार्केट में रिकवरी आ रही है, तो इन लाइन विद दैट बाकी इन स्टॉक्स में भी रिकवरी आ रही है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा चाइना वाली खबर सही है या नहीं है, क्योंकि रॉयटर्स ने डाली है तो कुछ तो सोच के डाली होगी उन्होंने। अगर ये खबर सही है तो यहाँ पर मल्टी ईयर टॉप बन चुका है। अगर ये खबर गलत निकली या रीथिंक हो गया गवर्नमेंट की तरफ से तो रिकवरी आ जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये खबर सही है या नहीं है। चलिए अब आज रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक। चांदी की कीमतों में जो उछाल आई उसका एक असर आज आपको देखने को मिला, और 2 दिन में शेयर करीब 7% चल चुका है। आई थिंक फ्राइडे को भी 4% ऊपर था, 3% आज ऊपर है, और सुबह बिग स्टॉक्स में भी डिस्कस किया था हमने इसको। BSE सेबी चेयरमैन का जो बयान था NSE के IPO को लेकर और जो डेरिवेटिव्स को लेकर था कि अभी फिलहाल और कोई सख्ती करने का उनका इरादा नहीं है, 4% ऊपर आज सुबह, इसकी भी बात की थी हमने। वैसे IFCI में कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनकी NSE में इनडायरेक्ट हिस्सेदारी है, इस वजह से 12% का आज शार्प मूव आपको देखने को मिला। फिसड्डी स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स हैं। पहला है तेजस, तीसरी तिमाही के नंबर्स के बाद ये स्टॉक लुढ़का। आज आई थिंक सुबह हमने डिटेल में डिस्कशन भी किया था इसके ऊपर। और BHEL, वो जो चाइना वाली खबर है उसके बाद लगातार बिकवाली है और स्टॉक्स गिरे चले आ रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आज का कार्यक्रम का क्रम। राइट, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, कार्यक्रम का क्रम भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिकैप रफ्तार के घोड़े में हिंजिंक और BSE और फिसड्डी में BHEL लगातार हम चर्चा करें। ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और वही सारे स्टॉक्स आपको नजर आएंगे क्योंकि मार्केट में रिकवरी है। तो शुरुआत करते हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कोल इंडिया ट्रेंड पे एक पॉजिटिव थी ब्रोकरेज रिपोर्ट और 4,900 तक के टारगेट प्राइस आई थी तो ट्रेंड उछल गया। एशियन पेंट्स 2% से ज़्यादा की तेजी के साथ कर रहा कारोबार और टाटा स्टील में भी अच्छी बढ़त, पूरा मेटल पैक चमकता हुआ। इरिड्डा शानदार Q3 नंबर और 3.5% से ज़्यादा की यहाँ पे तेज़ी स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है। BSE सेबी चेयरपर्सन का वो बयान, FNO के सख्ती को लेकर और कुछ कदम नहीं है। साथ ही NSE का जो IPO था मस्ट अवेटेड, उस पर जो अभी खबरें आ रही है उस पर ये चल गया स्टॉक। हिंजिंक चांदी की जो कीमतों में उछाल
कासर और IEX भी लगभग 3% के उछाल के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन बैक फुट पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? ऑटो स्पेस थोड़ा खराब करता हुआ, आयशर मोटर्स 1% ज़्यादा की गिरावट, टाटा मोटर्स भी 1% लुढ़क गया, इन्फी 1% ज़्यादा की गिरावट ये भी झेल रहा है और बजाज फाइनेंस पर भी थोड़ा डेंट पड़ता हुआ आज के सेशन में। पूरा फार्मा पैक सुबह से हम देख रहे थे कमज़ोर, लॉरस लैब 4.5% का डेंट है, कमिंस और डिलीवरी भी 3.5% ज़्यादा की गिरावट ये झेल रहा है। और प्रेस्टीज स्टेट्स देखिए रियल्टी पैक में जिस तरीके से बिकवाली उसका शिकार होता हुआ प्रेस्टीज स्टेट 3.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। अब आगे बढ़ते हैं और आपको शो फ्लो समझाते हैं कि कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें होंगी। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे SMIFS के शरद अवस्थी जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश पालविया, राजेश सातपुते, सोमिल मेहता और जतिन गेड़िया जी से। 2:20 पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयानों को डिकोड करेंगे लक्ष्मण रॉय। 2:30 बजे यतिन मुत्ता से समझेंगे BSE का शेयर क्यों दौड़ रहा है। साथ ही आशीष चतुर्वेदी आपको बताएंगे कि BSE NSE के बाद कौन सा नया एक्सचेंज बनेगा। 2:40 पर आशीष चतुर्वेदी से ही समझेंगे कि रियल्टी में तगड़ी बिकवाली आखिर क्यों है। 2:50 पर टाटा एलेक्सी और ICICI प्रू के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे कंचन नौटियाल। 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे DR चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी जी। 3:05 पे डीलिंग रूम चेक, 3:10 पर जिससे कल के लिए स्ट्रैटेजी, 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए फटाफट ट्रेड्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर लक्ष्मण जी के पास चलेंगे। सबसे पहले गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक मुझे पसंद है इस वक्त वो है SBI। SBI का चार्ट बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 3 दिन की करेक्शन आई और आज अप मूव मिला है। इस अप मूव में लगता है दम है। 1012 पर ट्रेड कर रहा है SBI और स्टॉप लगेंगे करीब, स्टॉप लगेंगे 1005 का, टारगेट 125, फर्स्ट टारगेट जाना चाहिए ऊपर SBI। ओके, 1025 के टारगेट के लिए 1013 के आसपास बाय करना है आपको। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा JSW एनर्जी पर। JSW एनर्जी में बेसिकली 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। रेजिस्टेंस लिया था लास्ट वीक में, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। आज बहुत अच्छी रिकवरी है, लेकिन द रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 500-505 के आसपास। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 507 पर और टारगेट नीचे में होगा 450 का। JSW एनर्जी पसंद आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी की राय सोमिल जी की तरफ से। जतिन गेड़िया जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो पिक रहेगा वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में रहेगा। आज के दिन में हमने देखा है कि 20 डे मूविंग एवरेज से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला है। ओवरऑल ये स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल है और आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर जो करंट लेवल्स पे क्लोज हो जाता है तो एक एंगल्फिंग बुल पैटर्न बन सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि एक अपसाइड पॉसिबल है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 360 का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में 385 के टारगेट्स रहेंगे। चलिए अब चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड आज के लिए। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, एम्बर इंटरप्राइजेस पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट देखने को मिला है और इस ब्रेकडाउन के बाद शायद आपको 300 रुपए का डाउनसाइड भी स्टॉक दिखा सकता है। तो एम्बर इंटरप्राइजेस का फ्यूचर बेचेंगे 61.15 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 62.36 के ऊपर लगाना है। नीचे की तरफ 5900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं एम्बर के फ्यूचर में। चाहे तो 6100 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 174 के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 109 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, 300 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, एम्बर एंटरप्राइजेस 6100 की पुट और एक नेगेटिव नजरिया है, बेरिश व्यू इस स्टॉक पे। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए मेरी नजर FMCG स्टॉक्स पे है। यहाँ पे मूव अच्छा मिल रहा है। अगर निफ्टी सा थोड़ा सा करेक्ट होता है तो यहाँ पे पुल बैक मिल सकता है, तो डाबर के साथ जाऊंगा। डाबर क्योंकि कि इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, ये अच्छे से कंसोलिडेट हो रहा है अपने 10 और 20 डे में के ऊपर। 200 डे में इसका 510 का है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये लेवल्स ठीक है जहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बैठता है। 526 चल रहा है, 522 का स्टॉप लॉस रखे और लॉन्ग करें। 535 to 540 तक का एक स्विंग मुझे लगता है डाबर में ड्यू है। ओके, डाबर में यहाँ पे खरीदारी की राय राजेश सातपुते जी की तरफ से। FMCG पैक के कुछ काउंटर्स ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पे रखते हैं, फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस लिख लीजिए। गाबा सर कह रहे हैं SBI पे खरीदारी कीजिए,
25 के टारगेट देख रहे हो, 1005 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी को चुना है, बिकवाली की राय यहाँ पर फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है आपको। 450 के नीचे के टारगेट है, 507 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जतिन जी कह रहे हैं पीएफसी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो यहाँ पर बाई कर सकते हैं आप, तो पीएफसी में खरीदारी की राय। 385 के टारगेट है, 360 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं एम्बर इंटरप्राइजेस यहाँ पर बिकवाली कीजिए, चार्ट्स पे काउंटर काफी वीक, तो 5,900 के टारगेट नीचे के और 6,236 का स्टॉप लॉस लगाना है। और राजेश सातपुते जी ने डाबर को चुना है, खरीदारी की राय। स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे चलकर, 540 के टारगेट देख रहे हो, 522 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो 2 सेल साइड की कॉल आई है, 3 बाई साइड की कॉल आई है। लेकिन शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं अब इन्वेस्टमेंट आइडिया के लिए। शरद जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए ऐसे मार्केट में कौन सा स्टॉक सुझाएंगे जहां पर पैसे बन सकते हैं? हमें लगता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में काफी डिसेंट करेक्शन हमने देखी है पिछले कुछ समय में, और हमारा ये मानना है कि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। कंपनी ने डेट वगैरह कम किया है, आने वाले 3-6 महीनों में और कम करेंगे। इसके अलावा जो समृद्धि प्रोग्राम से करीब उन्होंने 8.2 बिलियन रुपीस की सेविंग ऑलरेडी की है, अप्रैल से उसका 2.0 चालू होगा, जिससे वो सेविंग को लगभग 10 बिलियन तक ले जाने की बात कर रहे हैं। बार्मर में कुछ कैपेक्स वगैरह भी है जो ऑनलाइन जा रहा है अभी, तो उसका भी फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। और हमारा मानना है कि तेल की कीमतें मोर और लेस रेंज बाउंड रहेंगी, बारिंग नॉर्मल हिकअप्स यहाँ वहाँ। तो बहुत ज्यादा हमें नहीं लगता कि वोलेटिलिटी रहेगी। अभी रशिया को लेकर थोड़ी नर्वसनेस है कि पता नहीं उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा हो जाएगा, बट हमारा ये मानना है कि नंबर्स मोर और लेस स्टेडी रहेंगे। अगले साल आप उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी 60-65 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी, और 10-11 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 600-650 के टारगेट्स के लिए एचपीसीएल 600-650 के टारगेट के लिए एचपीसीएल। चलिए अब अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के बयानों का क्या मतलब निकाला जाए, ये समझाने के लिए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून। तो बताइए क्या आपको कुछ प्रतिक्रिया मिली अब तक इनफॉर्मली या फॉर्मली सरकार की तरफ से? और आई थिंक लक्ष्मण जी इसके साथ शायद कनेक्ट हो नहीं पा रहे, काम करते हैं एक बार। हाँ लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। हाँ तो मैं पूछ रहा था कि कुछ आपको सरकार की तरफ से फॉर्मली या इनफॉर्मली कुछ रिएक्शन मिला क्या जो सर्जियो गौर की स्टेटमेंट थी, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट तो काफ़ी पॉजिटिव लगी और काफ़ी रिकवरी भी आई मार्केट में। देखिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई इस पर रिएक्शन औपचारिक तौर पर नहीं आया है, लेकिन इसको पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मैं इसको 2 हिस्से में पूरे स्टेटमेंट को बांट के देखना चाहूंगा। एक जो एक्शनेबल पॉइंट उन्होंने बोला है, एक बात की ट्रेड डील को लेकर बातचीत कभी भी शुरू हो सकती है वापस से। उन्होंने कल का समय सीमा दी है कि कल भी हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कल बातचीत होगी कि नहीं होगी, उद्योग मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई इस पर औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इससे पहले जैसा कि कई बार हमारे आपके भी चर्चा में भी बात सामने आई थी कि सरकार दोनों देश यूएस और इंडिया ने अपनी तरफ से ट्रेड डील की अधिकांश शर्तों को अंतिम रूप दे दिया था। अब सिर्फ एक सही मौके की तलाश थी जब इसको ऐलान किया जाना है। तो मुझे लगता है कि वो मौका बहुत जल्द आने वाला है, और इसका संकेत आज अमेरिकी राजदूत ने भारत में यहाँ पे दे दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो पैक्स सिलिका को लेकर के काफी ज्यादा कंसर्न उठ रहा था कि इस पूरे गठजोड़ में, संगठन में भारत कहीं भी नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसमें भारत को भी शामिल किया जाएगा, परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल किया जाएगा। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसके लिए 7 देशों का संगठन है, उसमें से भारत भी उसका मेंबर बन जाएगा। तो ये अपने आप में मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए कि पिछले कई हफ्तों से लगातार जो दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के नेताओं के बीच में रिश्ते में खटास की जो आशंकाएं, अटकलें चल रही थी, उस पर आज उन्होंने पूरी तरह से विराम लगा दिया और कहा कि दोनों प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अच्छे दोस्त हैं, और दोस्ती में कई बार मतभेद होते हैं, उसको दूर कर लिया जाएगा। तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ा संकेत है। और जब ये कहना कि अगले कुछ महीनों तक, अगले कुछ वर्षों तक भारत सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, सबसे बड़ा अहम देश है, तो अपने आप में एक बड़ा बयान कहा जा सकता है इसको। शुक्रिया लक्ष्मण जी, और एक बार वो बाइट वापस सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. Last week, our great Secretary of State, Marco Rubio, powerfully stated that this year will be a year of reciprocity. We are raising the standard for diplomacy itself.
That means fair trade, mutual respect, and shared security. Many of you have asked me for an update on the ongoing trade deal negotiations. Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line, but we are determined to get there. ओके बड़ी खबर थी ये। अच्छा, एक और चीज़ देखें आप, इवन रिकवरी जब आई उसमें उसी लेवल से वहीं पर जहाँ पर उन्होंने बोलना शुरू किया, मार्केट में तो रिकवरी आई ही, BHEL में भी रिकवरी आई। मैं क्यों बार बार एक स्टॉक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर US ट्रेड डील हो गई तो फिर वो चाइना वाली डील नहीं होगी, तो वो इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों रिलेटेड है। इसके लिए आपने इस तरीके का मूव देखा। खैर एनीवे, शरद जी, अगर ये ट्रेड डील हुई और अगर फाइनली हो गई मान लो, तो सबसे ज़्यादा आपका ध्यान कहाँ रहेगा? मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड डिफेंस के लिए काफी डेवलपमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि ट्रेड डील हो जाती है तो उनको काफी फायदा होना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से टेक्सटाइल एक बहुत ज्यादा बीटन डाउन सेक्टर है, मुझे लगता है उसको सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए ट्रेड डील होने का। और इसके अलावा अगर आपको देखना है तो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से शायद श्रिम्प वालों को फायदा हो, फार्मा वगैरह में थोड़ा सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है। बट सबसे बड़े बेनिफिशियरीज मेरे हिसाब से जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी रिकवरी नहीं देखी है, मेरे हिसाब से वो टेक्सटाइल प्लेयर्स है। और दूसरा, आपको डिफेंस में वो इम्प्रूवमेंट मिलनी चाहिए, खास करके बड़े प्लेयर्स में, हैल जैसे प्लेयर्स में वो मूवमेंट आपको सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए। ओके, तो डिफेंस एज ए स्पेस रहेगा फोकस में, टेक्सटाइल श्रिम्प स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। इनफैक्ट हैल देखिए आज डेज हाई पर बढ़ता हुआ 1.5% की तेजी, इसी उम्मीद में, ट्रेड डील की उम्मीद में आई थिंक ये मूव देखने को मिल रहा है। एक बार इनफैक्ट चार्ट चेक भी लेना चाहूंगी जतिन जी। हैल का काउंटर आप देख लीजिए, 1.5% की तेजी के साथ डेज हाई पर अभी कर रहा है कारोबार। क्या हैल में अभी दमखम नजर आ रहा है 4,516 के लेवल पर? यस डेफिनेटली, अगर जो डेली चार्ट्स देखें तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का जो रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद जो रीसेंट करेक्शन है उसमें ज़्यादा करेक्शन आया नहीं है। इनफैक्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड की तरफ एक मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लगता है कि यस, अगर जो करंट लेवल्स को होल्ड करता है तो एक पॉसिबिलिटी है कि 4650 4700 तक का एक मूव हमें देखने को मिले करंट लेवल से। और डाउनसाइड में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है वो अराउंड 4420 के आसपास बन रहा है। तो करंट लेवल्स पे भी लॉन्ग कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ओके, HL पे आपका ये कमेंट 4513 पे। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप देखें इस पूरी ट्रेड डील पॉसिबिलिटी, ये स्टेटमेंट, इससे थोड़ा सा हटके अगर आप देखें तो जिस सेक्टर पे हम फोकस कर सकते हैं दैट्स बैंकिंग। बैंकिंग में सुबह से इंडसइंड बैंक पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, एक बार लेके आइएगा कोर। आई थिंक मैं टेक्निकल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। इट्स 901, जरा प्लीज़ स्क्रीन पे 900 की कॉल रखिएगा। क्लियरली आई मीन एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मोड में रिट्रेस हुआ 3 दिन से, लेकिन इस स्ट्रेंथ वाले फेज में कभी भी 10 डेमा को नहीं तोड़ा। एक बार 900 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे, एक सेंस मिलेगा आपको कि ये बैंकिंग स्टॉक फीचर जो है वो दूसरे क्लस्टर में आने को तैयार है। मैं यही कह रहा था। 22 लाख का आउटस्टैंडिंग OI, करंट स्ट्राइक OI लूज करती हुई, क्लियरली साइंस ऑफ ब्रेकआउट। मानस इंडसइंड बैंक 902 ऑलरेडी हो चुका है। आप एक बहुत ही क्रूशल 11 मार्च 2025 का जो ब्रेकडाउन था वो इसी प्राइस पे हुआ था। एक बहुत ही बड़े सप्लाई जोन को पार कर रहे हैं मानस। क्या इंडसइंड बैंक में आने वाले सेशन में कुछ स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप क्या? तो देखिए, ऐसे मार्केट में जहां पर ज्यादातर स्टॉक में वीकनेस है, इंडसइंड बैंक लगातार अगर आप देखें तो पॉजिटिव पैटर्न्स बना रहा है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। मेरा समझना है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है 870 रुपए के आसपास। करंट लेवल्स पे एक पोजिशन ट्रेड ले सकते हैं, 950 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। और आपने बिल्कुल सही स्ट्राइक प्राइस बोला था, 900 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 25 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। आई थिंक 50 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, 900 का कॉल भी ले सकते हैं आप। इंडसइंड बैंक अच्छा लग रहा है फिलहाल, काउंटर डेज हाई पर कारोबार करता हुआ। आज राजेश पालवे जी अब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। राजेश पालवे जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले बताइए सर, इस वक्त का ट्रेड क्या होगा आपका?
गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे हमें लगता है मेटल स्पेस पे फोकस किया जा सकता है। यहाँ पे मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला लोअर साइड से, और एक ब्रीफ करेक्शन के बाद वापस मोमेंटम कैचअप होते हुए दिख रहा है। टाटा स्टील पे बाय करने की सलाह है, और हमें लगता है टाटा स्टील में यहाँ पे 188 190 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 180 के आसपास फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखे जा सकते हैं। ओके चलिए अब बात करते हैं कुछ एक्सचेंजेस की। देखिए बीएससी ऑलरेडी लिस्टेड है और ऑब्वियसली आज टॉप एफ एन ओ गेनर्स में 3% ऊपर एनएससी की लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। और एक लिटिल नॉन एक्सचेंज है, तीसरा एक्सचेंज कहा जाता है उसे, जिसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं कि बीएससी में क्यों तेज़ी है। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली बीएससी के लिए बहुत सारी चीज़ें फेवर में आती हुई नज़र पड़ रही हैं। अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की ही, तो सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने बयान दिया जो मीडिया को, एएनआई को, उसके मुताबिक डेरिवेटिव मार्केट में किसी भी प्रकार का चेंज अभी रिक्वायर्ड नहीं है। सेबी चेयरमैन ने ये भी कहा कि जो ऑनगोइंग डेटा एनालिसिस है और जो डेटा वो खंगाल रहे हैं, उसके एनालिसिस के बाद ही कुछ अगले कदम उठाए जाएंगे डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए। और कहीं ना कहीं ये एक एश्योरेंस है बीएससी की डेरिवेटिव ट्रेड के लिए, जहां लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वीकली ऑप्शन में कोई बदलाव आएंगे क्या। शायद स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो एटलीस्ट किसी प्रकार का एक्शन या मॉडिफिकेशन से भी इस मामले में नहीं करेगी। दूसरी बात है एनएससी के आईपीओ की। अगर हम बात करें तो सेबी चेयरमैन ने ये भी ऐड किया कि एनएससी के आईपीओ की जो एनओसी है, जो कमिटी की रिपोर्ट है, जो भी रोड ब्लॉक्स हैं, वो शायद इस महीने के अंत तक क्लियर हो जाएंगे। और इसके ऊपर एनएससी के सीईओ आशीष चौहान जी का भी एक मैसेज आया कि भाई वो बहुत खुश हैं कि इस प्रकार के बयान सेबी चेयरमैन की तरफ से आ रहे हैं कि मंथ एंड तक शायद आईपीओ के रिलेटेड रोड ब्लॉक्स हट जाएंगे। और इसी संदर्भ में उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्द वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनओसी सेबी की तरफ से आईपीओ को मिलती हुई नज़र पड़े, जो ऑब्वियसली एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है बीएससी में, क्योंकि एक एनएससी जो बड़ा पीयर है उसकी लिस्टिंग होने जा रही है, तो एक वैल्यूएशन बेंचमार्क भी सेट होता हुआ नजर पड़ेगा। तो इन कारणों के बीच में बीएससी का शेयर आज ज़बरदस्त तेज़ी में आपको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट वो सेबी चेयरमैन की बाइट भी सुन लेते हैं, जहां इन्होंने ये बारे में और चर्चा की। In the derivatives, we have taken a number of measures, as you know, earlier, first in October 24, and then in May 25, and the last of the measures got kicked in December 25. So we are looking at the data, and after the data is there, we will be able to define our next course of action. So at this moment, I don't think that we are going to disturb anything. ओके चलिए यतिन के पास वापस भी जाएंगे, एक और चीज़ पूछनी है मुझे उनसे। लेकिन बीएससी और एनएससी के बाद तीसरा स्टॉक एक्सचेंज भी एक्टिव ट्रेडिंग की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक एमएसईआई यानी कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसमें ट्रेडिंग 2 हफ्ते में शुरू हो सकती है। क्या डिटेल्स हैं, आशीष से जान लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और बहुत लंबे समय से अवेटेड है। दरअसल अगर आप देखें तो 2 एक्सचेंजेस तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन तीसरा अब अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। हालांकि प्रयास इसके काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। अब दरअसल शुक्रवार को आप देखें तो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ने सर्कुलर देकर ये जानकारी दी है कि वो मार्केट मेकर्स को अपॉइंट करेंगे, यानी लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम जो है 130 शहरों में आपको देखने को मिलेगी। और आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि मार्केट मेकर का काम ये होता है कि बिड और आस्क दोनों के कोट्स देगा। तो नया एक्सचेंज है, तो सबका सवाल ये होता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं होगी, कौन ट्रेड करेगा, इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेड करेंगे। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये स्कीम लेकर आए हैं, जहाँ पर ये मार्केट मेकर्स को अपॉइंट करेंगे। तो लिक्विडिटी में आपको यहाँ पर सुधार देखने को मिल सकता है। और हमारे सूत्र ये बता रहे कि अगले 2 हफ्तों में यहाँ पर ट्रेडिंग कमेंस हो सकती है, ट्रेडिंग की शुरुआत देखने को मिलेगी। लंबे समय से जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसकी प्लानिंग चल रही थी। एवरी सैटरडे अगर आप देखें तो एक्सचेंज मॉक ट्रेडिंग भी कर रहा था। लेकिन मुझे याद आता है कि दिसंबर 2024 में फंड रेजिंग हुई थी, और साथ में आप देखें तो पिछले साल अगस्त में भी तो टोटल तकरीबन 1240 करोड़ के आसपास का जो है फंड रेजिंग हुए, जिसका इस्तेमाल ये अपने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में करेंगे। अब अच्छी बात ये भी कि जिस प्रकार के इन्वेस्टर्स इनको मिले हैं ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। ग्रो है, ज़ीरोदा है, और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिसने यहाँ पर निवेश किया हुआ है। काफ़ी सारे ब्रोकर्स की तरफ से एम्पैनलमेंट भी देखने को मिला है। लेकिन ये कहने सुनने में जितना आसान लगता है, एक्चुअली होगा नहीं उतना, क्योंकि ये दोनों एक्सचेंजेस बीएससी और एनएससी, इनकी डोमिनेंट पोजीशन काफ़ी ज़्यादा है।
अब आप मार्केट शेयर के लिहाज से आप देखें तो इनकी जगह बनाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल देखने को मिलेगा, क्योंकि सेबी की तरफ से जो गाइडलाइंस है ट्यूसडे और थर्सडे एक्सपायरी की, इसके लिए इनके लिए अलग से एक्सपायरी का विकल्प नहीं बचता। तो डेरिवेटिव्स की जो वॉल्यूम है वो तो दूर की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए एक बार मैं आपको मार्केट शेयर की पिक्चर बता देता हूँ। एनएससी पे देखें तो चाहे कैश में हो या फिर आप डेरिवेटिव्स में देखें, सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है एनएससी के पास है। हालांकि बीएसई ने ओवर द ईयर्स इंडेक्स एफएनओ में 20% के मार्केट शेयर के साथ अपनी जगह बनाई है, लेकिन एमएससी अभी धीरे धीरे 130 शेयरों के साथ कैश में ट्रेडिंग शुरू करेगा। फिर आगे डेरिवेटिव्स में कैसे वॉल्यूम होगी इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे, लेकिन एक एक्सचेंज का विकल्प तो श्योरली आ रहा है। बिल्कुल श्योरली आ रहा है। और एक समय था जब ब्लॉक डील्स होती थी तो लोग ब्लॉक डील का फ़ायदा उठाने के लिए बीएसई और एनएससी पे निगाह लगा के रखते थे कि बस उसमें अपने ऑर्डर डाल दें उसकी डेप्थ के हिसाब से। तो एक दो कंपनियों ने एमएससीआई में ब्लॉक डील कर दी थी, मुझे याद है। तो वो, और अभी भी बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद एनएससी, क्योंकि एनएससी खुद तो लिस्ट नहीं हो सकता एक्सचेंज पर, और अगर वो चाहें कि बीएसई पे लिस्ट होने के बजाय एमएससीआई पे लिस्ट हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा। अरे इस पूरे बीच में मैं एक और एंगल डिस्कस करना चाहता था। एक बार आईएफसीआई का स्टॉक लेकर आइए। आईएफसीआई आज 12% ऊपर है। एक बार वो स्टॉक और देख लेते हैं। ये देखिए, ये और मैसिव वॉल्यूम के साथ 18 करोड़ के वॉल्यूम हुए यहाँ पर, मतलब करीब करीब 1000 करोड़ के करीब के वॉल्यूम यहाँ पे हो चुके हैं। यदि क्विकली बता दीजिए, क्या इसका भी ये एनएससी के आईपीओ का ही एक रीज़न है जिस वजह से रैली हो रही है? जी देखिए, तो आईएफसीआई की स्टोरी और जो एनालिसिस है वो ये है कि आईएफसीआई के पास कोई भी प्रकार का डायरेक्ट एनएससी का स्टेक नहीं है। इन्होंने पिछले कई सालों में एनएससी का डायरेक्ट स्टेक अपना बेच दिया, लेकिन इनकी एक सब्सिडरी है जहां वो लगभग 55% होल्ड करते हैं, वो है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और वो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लगभग 4.4% हिस्सेदारी एनएससी में होल्ड करती है। और आज के अगर हम एनएससी के ग्रे मार्केट के दाम के बारे में बात करें या उनका जो एक्सपेक्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। तो 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए के शेयर्स आईएफसीआई इनडायरेक्टली होल्ड करता है एनएससी के अंदर। और अगर हम उसको 50-55% से मल्टीप्लाई भी कर दें तो आसानी से आईएफसीआई के पास लगभग 10,000 करोड़ रुपए के एनएससी के शेयर्स हैं। अच्छा, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आईएफसीआई के बोर्ड ने कुछ क्वार्टर्स पहले ये भी अनाउंस किया था और उन्होंने गवर्नमेंट को ये रिकमेंड भी किया है कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन को आईएफसीआई के साथ मर्ज कर दिया जाए। तो अगर वो मर्जर भी हो जाता है तो आईएफसीआई का डायरेक्ट स्टेक हो जाएगा एनएससी में, और एनएससी का आईपीओ अगर आ जाता है तो बड़ी अनलॉकिंग आपको आईएफसीआई शेयर होल्डर्स के लिए दिखाई पड़ सकती है। शुक्रिया थे। तो आईएफसीआई का ये क्रॉस कॉम्बिनेशन फैक्टर एनएससी के आईपीओ में क्या है उसको समझाते हुए आईएफसीआई आपकी स्क्रीन पे करीब करीब डे हाई पे ट्रेड करता हुआ और 54 रुपये से पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन आपका भी और आशीष आपका भी। इस बीच टॉप कैश कॉल्स यहाँ से शुरुआत करते हैं। प्रकाश काबसर और सौमिल मेहता जी और मानस जायसवाल एक एक करके ट्रेड्स देंगे। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरा ध्यान है मेड प्लस पर। लगता है इसमें आपको मिलना चाहिए। मेड प्लस ट्रेड करा 841.85, स्टॉप लगाएंगे करीब 827 का, 829 का, टारगेट 870, यस 870 मेड प्लस। प्लस ये कैश में हो गई गाबसर के पिक। सोमिल जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? मैं पिक कर रहा हूँ एक IIL एंथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये स्टॉक में बेसिकली डेली चार्ट्स पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स इन द शॉर्ट टर्म बाय साइड पर है। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी रैली हो सकती है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। स्टॉप लॉस रहेगा 3040 का और टारगेट होगा 3240। ओके, स्टॉक ऐसा चुनो कि शायद ज़्यादा लोगों ने ना सुना हो। बहुत अच्छी, वैसे हमारे सिस्टम में शायद है नहीं है स्टॉक, मैं चेक करता हूँ। अब मानस जी बताइए, आपने क्या पिक किया? तो देखिए, इंटीरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। करीब 4 दिन पहले स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे थे और आज पैटर्न को देख के लग रहा है कि नेक्स्ट रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इसलिए करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 1275 का आपको स्टॉप टारगेट सेट करने हैं। 1184 तक के स्टॉप लॉस लगाने हैं आपको। सौमिल, वो ऑथम इन्वेस्टमेंट होगा मेरे ख्याल से, जो AIIL आप बोल रहे हैं। इट इज एंथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 3114 का रेट है ना? करेक्ट, यस। हाँ हाँ हाँ,
नहीं, उसका अब नया नाम हो गया AIIL, बट ठीक है चलिए। तो अरे जहाँ तक मुझे जानकारी है ऑथम नाम है उसका, बट खैर ये रहा, ये ऑथम इन्वेस्टमेंट जिसका नाम है 3115 का, ये इस समय आपके लिए स्टॉक का। चलिए मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। मेटल्स इंडेक्स देखिए एक बार ज़रा, मेटल्स इंडेक्स में शानदार तेज़ी आ रही है इस समय, और बड़ी खबर आ रही है इस समय वोडाफोन आइडिया के जो AGR की रीअसेसमेंट, ध्यान रखिएगा वो ADR की रीअसेसमेंट होनी है, उस पर इसी हफ्ते शायद प्रक्रिया वापस शुरू होने वाली है। कुछ देर में असीम को जोड़ेंगे इस खबर के लिए, लेकिन इससे पहले मैं चलिए असीम को जोड़ ही लेते हैं एक बार। असीम गुड आफ्टरनून। तो वो जो सबसे पहले खैर आपने खबर ब्रेक की थी, वो कंफर्मेशन भी आया था, उसमें एक एंगल ये भी था कि फ्रीज तो कर दिए गए थे ड्यूज, अगले 10 साल के लिए कंपनी को नाम मात्र पे करना है 100 करोड़ 124 करोड़, लेकिन वो जो जिस अमाउंट को फ्रीज किया गया था उसको रीअसेस किया जाएगा। वो प्रोसेस आपके हिसाब से बहुत जल्द शुरू होगा? जी सही कहा आपने। देखिए 31 दिसंबर को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी, और पिछले हफ्ते जो कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी उसको कंपनी को कम्युनिकेट कर दिया गया था, और उसके साथ साथ कंपनी से कहा गया था कि हम आपकी रीअसेसमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि जो भी रीअसेसमेंट का जो भी नतीजा आएगा वो आपको मानना पड़ेगा, ये अंडरटेकिंग आप दे दीजिए, तो हम आप इसकी शुरुआत कर देंगे। तो कंपनी इस हफ्ते जो दूरसंचार विभाग है उसको इसकी अंडरटेकिंग दे सकती है, और अंडरटेकिंग देने के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये भी बता दूं कि पिछले 11 साल के जो AGR का रीअसेसमेंट यहाँ पर दूरसंचार विभाग को करना पड़ेगा। 22 सर्किल के अंदर ये पूरा रीअसेसमेंट किया जाएगा। कंपनी के जो भी डिजिटल वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स हैं उनको भी वेरीफाई किया जाएगा, और दूरसंचार विभाग ने स्पेशल ऑडिट भी कराया था, तो उसको भी एक बार दूरसंचार विभाग वेरीफाई उसके हिसाब से भी करेगा। तो ये सारी प्रक्रिया में करीबन 6 महीने का वक्त लग सकता है, और 6 महीने के बाद जो भी आउटकम होगा कंपनी को उसको मानना पड़ेगा। तो जो जानकार बता रहे हैं कि उनके मुताबिक जिससे कंपनी का जो AGR का एक्चुअल अमाउंट है उसमें कमी आ सकती है, और अगर एक्चुअल अमाउंट कम होता है तो उसके ऊपर लगने वाली जो ब्याज है और वो पेनल्टी है वो भी घट सकती है। बिल्कुल शुक्रिया असीम। और देखिए स्टॉक समय ठीक ठाक मुआ है स्टॉक में, और असीम इस खबर पर मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री में सबसे आगे रहे, तो आई थिंक इस चीज़ को लेकर ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट का भी कॉन्फिडेंस है। इशू क्या है कि ऑब्वियसली अब स्टॉक ने चलना बंद कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी खबर आई, उसके बाद मार्केट का भी थोड़ा सेंटीमेंट ख़राब था इस वजह से। लेकिन लेट्स वेट एंड सी कि फाइनली वो जो ड्यू है वो कहाँ तक आएंगे। वैसे फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, अगले 10 साल के लिए तो पिक्चर क्लियर है कि कुछ नहीं पे करना है। 100 करोड़ 124 करोड़ 10 साल के बाद किसने देखा है ना। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, फिर वापस लौटेंगे। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शन लेते हैं। मानस जी, राजेश पालवे जी और जतिन जी हमारे साथ। मानस जी क्या रहेगा आपका धमाकेदार ऑप्शन? तो देखिए पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। प्रेस्टीज के 1500 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 33 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 22 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 55 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, प्रेस्टीज स्टेट्स ये हो गई मानस जी की पिक। ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप राजेश पालवे जी? तो श्रेया जी कोल इंडिया पे यहाँ पे फोकस है। कोल इंडिया में देखें तो एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा। वीकली चार्ट पे देखें तो ये अपने एक कंसोलिडेशन जोन को यहाँ पे निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक में जिस तरीके की रिकवरी बनी है लोअर साइड से एक ब्रीफ करेक्शन के बाद, हमें लगता है ये स्टॉक 445 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 430 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह। इसके टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 17 से 19 रुपए की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 7 रुपए के आसपास। ओके, कोल इंडिया शानदार ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक एक बार फिर से। जतिन जी आपका ट्रेड क्या है? हमारा जो ट्रेड होगा वो SBI लाइफ के 2100 स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में रहेगा। अर्ली चार्ट्स पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है SBI लाइफ में। 2100 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी तकरीबन 45 के टारगेट्स के लिए, और नीचे 24 रुपए का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। ओके, SBI लाइफ आई थिंक बीरू ने भी स्पॉट किया था आज जब हम FNO की बात कर रहे थे, सबसे पहला स्टॉक यही मेंशन किया था बीरू ने। अच्छा मूव है यहाँ पर इस समय SBI लाइफ में। मीनवाइल काफ़ी
डिसेंट इस समय निफ्टी की रिकवरी है। अब हम वापस डे लो पर हैं, डे हाई पर हैं, सॉरी डे हाई पर हैं वापस हम निफ्टी पर। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी हम डे हाई से थोड़ा दूर हैं, करीब 100 पॉइंट दूर हैं। और एक ब्रिज है इन दोनों के बीच में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इंटरडे चार्ट लेकर आइए जरा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये देखिए, यहाँ पर अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है डे हाई पर। शरद जी, रिलायंस में करीब 100 रुपये की करेक्शन आई पिछले हफ्ते। कैसे देख रहे हैं आप इस करेक्शन को, और क्या व्यू है अब आपका इस स्टॉक पर, यहाँ पर इस समय रिलायंस पर? देखिए, मेरा व्यू तो पॉजिटिव है, पर मुझे लगता है जिस तरीके से वो मूवमेंट आई 4-5% की, तो शायद अब बाजार को नई वोलेटिलिटी एडजस्ट करनी होगी। बड़ा स्टॉक है, अचानक से 5% निकल जाना यूजुअली रिलायंस के कैरेक्टर को मैच नहीं करता है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा अनर्विंग था, बट उसके बियॉन्ड मैं बहुत ज्यादा उस पर रीड नहीं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है जो नर्वसनेस है ये रशियन क्रूड वगैरह के सराउंडिंग, क्योंकि जनरली हमारा ये मानना है कि क्रूड का प्राइस मूवमेंट बहुत सेडेट रहेगा, तो ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो हम लोग तो अभी इनिशियली 1750-1800 रुपए तक के एसओटीपी के टारगेट्स लेके चल रहे हैं। और मुझे लगता है इस साल में जैसे जैसे न्यू एज, सीबीसीएफ, सीबीएम और ये सब से रिलेटेड और डिटेल आती है, मुझे लगता है हाई प्रोबेबिलिटी हाइड्रोजन से रिलेटेड बिजनेस की भी और कॉन्क्रेटाइजेशन के प्लान्स आते हैं। ये काफी बड़ा ट्रिगर होगा। और जियो में अगर आरपूज इंप्रूव होती है, क्योंकि भारती से काफी डिस्काउंट पे है, तो वहाँ पे एक जगह है, तो वो एक एडिशनल ट्रिगर हो सकता है फर्दर री-रेटिंग के लिए। और जो आईपीओज हैं ऑब्वियसली रिटेलर उसके, वो भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है इनिशियली 1750-1800 रुपए के हम टारगेट्स लेके चल रहे हैं, बट जैसे जैसे ये न्यू एनर्जी की डील्स और कॉन्क्रेटाइज होती है, मेरे हिसाब से इस अपवर्ड रेटिंग में काफी बड़ी अपसाइड पॉसिबल है। जय रिलायंस पे शरद जी का व्यू विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया कोई राय इस चैनल पे जो शेयर की गई है उस पर एक्ट करने से पहले एक निजी राय जरूर रखें। अच्छा, एक बार निफ्टी एफएमसीजी लेके आइए। इंडेक्स बहुत ही खराब सूरत हाल में, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें वर्सेस 4 इंडिविजुअल स्टॉक्स के, बहुत बड़े बड़े आपको डाइवर्जेंसेस नजर आएंगे। देखिए, ये इंटरडे है, दैट्स इंटरडे, मैं पोजिशनल बात नहीं कर रहा हूँ। एचयूएल जिस पर बात हुई, मैंने 2 बजे जिक्र भी किया, फिर शेयर ने भी पॉइंट आउट किया, इज इन द मिड वे। बट जहाँ कहते हैं एक्यूट स्ट्रेंथ, वो था मैरिको, लेकिन आज वो थोड़ा डाउन है, पिछले 4-5 दिन से डाउन है। लेकिन अभी एक्यूट स्ट्रेंथ नजर आ रही है टाटा कंज्यूमर, ये आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये ऑलमोस्ट 1194 पे सारे वजह के ऊपर ट्रेड करता हुआ, रेंज हाइज पे ट्रेड करता हुआ, मल्टी ईयर हाई रेंज जो है उस पर ट्रेड करता हुआ, ऑल टाइम हाई रेंज ट्रेड करता हुआ। और इससे भी क्लीन चार्ट है, दैट्स नेस्ले 1314 पे। मानस, अगर आपको क्लोजर टू बजट, अगेन आपको पिछला बजट याद ही होगा, टैक्स कट के बाद क्या एक मूव आया था, हालांकि वो शॉर्ट लिव था। अगर एक भी स्टॉक रखना हो स्ट्रेंथ को ब्रेक करते हुए, रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, क्या चूज करेंगे आप? देखिए, उसके लिए तो बिल्कुल नेस्ले पे ही ध्यान है, क्योंकि नेस्ले में पिछले हफ्ते हमने ब्रेकआउट देखा चार्ट्स पे, उसके बाद हमने एक छोटा सा करेक्शन देखा। करेक्शन में 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रैली देखने को मिल रही है। मेरा समझना है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, और अगर एक पोजीशन ट्रेड लेना हो तो 20 डे मूविंग एवरेज नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1280 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। 1400 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक। ओके, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर पे ये हो गया व्यू। इनफैक्ट एक बार टाटा ग्रुप के दूसरा स्टॉक लेकर आइए, ट्रेंड आज 2% अप है। इनफैक्ट जब मार्केट सुबह बहुत ही कमज़ोर था, उस वक्त भी ट्रेंड कोशिश कर रहा था 1% अप, और अब जब रिकवरी अच्छी आ गई है तो 2% की तेज़ी के साथ डेज हाई पर कर रहा है ट्रेंड कारोबार। इनफैक्ट आज सुबह एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी काफ़ी पॉजिटिव, मैक्वेरी की आई थी, आउट परफॉर्मर की कॉल आ गई थी, 4900 तक के टारगेट प्राइस आए हैं। और वो कह रहे कि ज़ूडियो स्टोर्स का रिवैम्प कर रही है कंपनी, इससे कंपटीशन में इनको काफ़ी मदद मिलेगी, और सेकंड हाफ काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ट्रेंड का डिमांड में रिकवरी होगी, नई टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। कुछ चिंताएं हैं, लेकिन जो चिंताएं हैं वो नियर टर्म में है, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी मैक्वेरी को इंटैक्ट नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। लेकिन शरद जी, ट्रेंड ने अब कितना भरोसा करें हम इस रिकवरी पर, क्योंकि काफ़ी इसने पेशेंस टेस्ट किया है और हाल फिलहाल में भी फिर से टूटा था ये स्टॉक। क्या लगता है आपको, क्या सच में लॉन्ग टर्म स्टोरीज की इंटैक्ट और आज की रैली पे कर सकते हैं भरोसा? लॉन्ग टर्म रैली हमारे हिसाब से तो देखिए पूरी स्पेस में इंटैक्ट है, क्योंकि जिस टाइप की हम डेमोग्राफिक चेंज और अर्बनाइजेशन वगैरह की स्टोरी देख रहे हैं, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज की स्टोरी की बात कर रहे हैं,
तो अक्रॉस द बोर्ड रिटेल और इस टाइप की स्टोरीज को काफी फायदा होना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने ज़ूडियो को स्केल अप किया वो भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी फास्ट फॉरवर्ड मूव थी। तो मुझे लगता है अगर वो रीवैम्प फिर से अग्रेसिव बोल रहे हैं तो आप वापस से स्टॉक को एक अपग्रेड साइकिल में देख सकते हैं। अगर वो रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं तो मेरे हिसाब से आइडियल अप्रोच ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है कितना, अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक अर्निंग भी अगले साल आती है 70-75 रुपए के आसपास। अभी जनरली हम लोग 65-66 रुपए की मीडियम एस्टिमेट ले रहे हैं, बट वो चेंज हो सकता है। तो मुझे लगता है अगर बहुत और 10 रुपए और बढ़ा भी दीजिए 75 रुपए के आसपास भी आता है तो भी ऑलरेडी शायद 45 टाइम के ऊपर चल रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा वेटिंग टाइम आपको लग सकता है। बट अगर आप थोड़ा ट्रैक करें और देखें कि जब ये इंप्रूवमेंट्स विजिबल होने लगे नंबर्स में तब पोजीशन ले तो बेटर है, या स्टैगर कर लीजिए अगले 500-600 रुपए में ग्रेजुअली, जैसे जैसे नीचे आता है हर 100 रुपए की टिप पे 10-15% तो एलोकेट करते जाइए। मेरे हिसाब से वो एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है ट्रेंड में। क्लियर कट रिवर्सल हो सकता है, आ भी जाए घूम जाए ऊपर, अगर ये फॉरवर्ड आउटलुक इनका चेंज होता रहता है और 10-20 रुपए और अर्निंग में बढ़ जाते हैं तो फिर मल्टीपल्स तो बैक सीट ले लेंगे। लेकिन अभी टेम्पोररीली मुझे लगता है बेटर स्ट्रेटेजी होगी कि अगले 10% फॉल में आप उसको 5 स्टेजेस में ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें। ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें। चलिए आप बात करते हैं रियल एस्टेट कंपनियों की। यहाँ पर काफ़ी दबाव है। असल में सिग्नेचर ग्लोबल और आशियाना हाउसिंग के Q3 अपडेट्स काफ़ी कमज़ोर रहे और उसके बाद लगातार इन स्टॉक्स में गिरावट है। खासतौर से जो NCR बेस्ड कंपनीज हैं वहाँ तो गिरावट है ही। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। सभी स्टॉक्स में सर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन सिग्नेचर ग्लोबल ने चौंका दिया। देखिए प्री सेल्स ये बता रहे हैं कि जो गाइडेंस इससे पहले दी थी वो हासिल नहीं कर पाएंगे और इसी के बाद हमने देखा है कि एक सभी स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल इनकी गाइडेंस ये थी कि 12,700 करोड़ की ये प्री सेल्स करेंगे, लेकिन ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में डिमांड एनवायरनमेंट में ऐसा बदलाव आया है कि डिमांड बड़ी सॉफ्ट चल रही है और इसी के चलते बता रहे हैं कि हासिल नहीं कर पाएंगे। अभी जो Q3 का अपडेट दिया है बड़ा कमज़ोर है। आप देखिए कि प्री सेल्स पिछले साल के मुकाबले 27% घटी है और 2020 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। जो यूनिट्स की बिक्री हुई है टोटल, इसमें 73% की गिरावट है। करीब 408 यूनिट्स इन्होंने क्वार्टर के दौरान बेचे हैं। और लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिग्नेचर ग्लोबल, हालांकि आशियाना की बात करें तो ये थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड है, इनकी प्रेजेंस दूसरी जगहों पर भी है, लेकिन इनका अपडेट आप देखिए कि पिछले साल के मुकाबले अगर आप एरिया बुक्ड देखें या फिर वैल्यू ऑफ एरिया सोल्ड, दोनों में ज़्यादा गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। 18-20% का कट यहाँ पर देखने को मिला है और इसी के चलते अगर आप देखें, क्योंकि दिल्ली NCR का मार्केट लगातार हॉट रहता है और यहाँ पर मार्केट का फोकस भी है, बड़ी बड़ी गाइडेंस यहाँ पर दे रखी है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें तो DLF की तरफ से जो गाइडेंस है 20 से लेकर 22,000 करोड़ की प्री सेल्स की है। मैक्स एस्टेट 6 से 6,500 करोड़ की गाइडेंस है और अगर ऐसे में थोड़ी सी नरमी आती है, एक प्लेयर बता रहा है तो दूसरे प्लेयर्स पर भी एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। इसी के चलते आप देखिए इन सभी स्टॉक्स में गिरावट नजर आ रही है। सभी स्टॉक्स में गिरावट नजर आ रही है, बिल्कुल सही कहा आपने आशीष, शुक्रिया। सुबह हमने बात भी की थी सिग्नेचर ग्लोबल के, बिग स्टॉक्स में उसको नेगेटिव में भी लिया था, 4.5% नीचे है। चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। राजेश जी हैं हमारे साथ, राजेश पालवी जी सस्ता ऑप्शन के लिए और राजेश सतपुते जी FNO सुपरस्टार के लिए। फिर सोमिल जी के पास चलेंगे आई थिंक चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी हैं हमारे साथ। तो राजेश पालवी जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे जो ऑप्शन में स्टॉक पसंद आ रहा है वो PSU बैंकिंग बास्केट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI पसंद आ रहा है। स्टॉक क्लियरली वीकली चार्ट पे देखे तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल कर रहा है, जो कि साइन है एक सस्टेन बाइंग एक्शन का। और इस वॉलेटिलिटी में भी ये स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। यहाँ पे हम 1015 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि एट द मनी का बाय करने की सलाह है, और हमें लगता है SBI का ये मूव 1050 की तरफ बढ़ सकता है। तो ये ऑप्शन के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 24 से 26 रुपए की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 9 रुपए के आसपास। ओके, SBI का 1015 का कॉल ऑप्शन लेना है, ये सस्ता ऑप्शन में राजेश पालविज जी की पिक हो गई। अब चलते हैं राजेश सातपुते जी की तरफ। FNO सुपरस्टार के लिए सर कौन सा स्टॉक पिक कर रहे हैं? श्रेया देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे आपको रिकवरी प्ले करना पड़ेगा, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बढ़िया बने। जैसे डेड कैट बाउंस है वही प्ले करें हम लोग। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखिए, HP, BP, IOC, इसमें से HPCL का चार्ट देखिए, इट इज एट 452। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 446 का और हम HPCL बाय करेंगे। दिस इज अ कॉन्ट्रा बाय वाला सेटअप। टारगेट होगा 465 to 470 का HPCL बाय।
HPCL बाय 452 पे। सोमिल, आपका ट्रेड 4 का चमत्कार। मेरा ट्रेड होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑन द सेल साइड। यहाँ पे एक ऑन द सेल साइड एक कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटा है। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस भी लिया है 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले, और डाउन ट्रेंड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। स्टॉप लॉस रहेगा 536 पर और टारगेट होगा 485। LIC हाउसिंग फाइनेंस बिकवाली की राइट चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी की पिक हो गई। मिड कैप फंड डालेंगे शरद जी से। शरद जी बताइए आपका मिड कैप फंड। जी, हमारा मिड कैप फंड होगा कॉनकॉर्ड बायोटेक। कंपनी APIs वगैरह की जानी मानी कंपनी है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ये ग्लोबली वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हैं जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स बना पाती हैं। तो हमें लगता है कि ये एक डिसेंट बेट साबित हो सकती है। ग्रोथ वगैरह काफी स्ट्रांग रहना चाहिए। CDMO है, कुछ नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चेस हैं। US टैरिफ्स का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इनके ऊपर, तो आज चूंकि ऑलरेडी हम एक सुबुगाहट देख रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली टैरिफ टेंट्रम शायद हमारे पीछे हैं, तो मुझे हिसाब से यहाँ पे भी आपको एक रिकवरी मिल सकती है। कुछ डील्स वगैरह में स्लो डाउन आया था पिछले कुछ समय में, तो अब जैसे नॉर्मलाइज होता है तो अर्निंग साइकिल में भी आपको एक अपटिक देखने को मिल सकती है। तो हमारा मानना है कि अगले साल कंपनी लगभग 50 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी, जो डिसेंट ग्रोथ है, और उसके बाद भी ये ग्रोथ रेट जारी रहनी चाहिए। 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1700-1750 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से कॉनकॉर्ड बायोटेक। कॉनकॉर्ड बायोटेक हो गया मिड कैप फंडा में ये पसंदीदा स्टॉक शरद अवस्थी जी का। एक रिकैप आपके लिए पूरे 4 का चौका का। सस्ता ऑप्शन लिया हमने राजेश पालवे जी से। SBI का आपको 1015 का कॉल ऑप्शन लेना है। 26 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 9 का स्टॉप लॉस लगाना है। FNO सुपरस्टार के लिए राजेश सातपति जी कह रहे हैं कि वो दाव लगाएंगे HPCL पर, और यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। 470 के टारगेट हैं। 446 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी आज पूरे बिकवाली के मूड में है, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर सेल करना है आपको। नीचे के 485 की टारगेट है। 536 का स्टॉप लॉस लगाना है। मिड कैप फंडा के लिए शरद जी ने अभी कॉनकॉर्ड बायोटेक को चुना। लंबी अवधि और मीडियम टर्म में भी अगर आप देखें तो उनको ये पर्टिकुलर काउंटर अच्छा लग रहा है। मार्केट डेज हाई पर, लेकिन कुछ काउंटर्स मैं देख रही थी जो अच्छी कोशिश के साथ भी इस रिकवरी में अपना साथ दे रहे हैं। एक बार रखिएगा स्क्रीन पे जियो फाइनेंस, साथ ही मारुति का स्टॉक रखिएगा। यहाँ पर अच्छे मूव्स, जबकि पूरा ऑटो पैक अगर आप देखें बैकफुट पर मारुति अच्छा परफॉर्म करता हुआ सर रिकवरी अच्छी आ रही है। शेयर मार्केट में अच्छी रिकवरी आ रही है और करीब 120 पॉइंट की अब निफ्टी में रिकवरी है, लेकिन मेरी नज़र जा रही थी खास तौर से मिड कैप पर। मिड कैप देखिए एक बार ज़रा, और ये देखिए अब मिड कैप भी ग्रीन में आया है और पूरे इंट्राडे में शानदार रिकवरी है मिड कैप में। एक बार एडवांस डिक्लाइन रखिए स्क्रीन पर और देखिए ज़रा एडवांस डिक्लाइन। ये गैप जो है ध्यान रखिएगा, सुबह काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब ये गैप काफ़ी इस समय कम हो रहा है और एक अच्छी रिकवरी। और वीरू एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, पिछले 1-2 घंटे में ये जो रिकवरी है ये नॉन बैंक निफ्टी लेड है। मतलब बैंक निफ्टी अभी भी वो डे हाई पर नहीं है, लेकिन बाकी सभी डे हाई पर हैं। तो कहीं ना कहीं एक फिंगर्स क्रॉस थोड़ा मार्केट कॉन्फिडेंस ले रहा है और अक्रॉस द बोर्ड रिकवरी आ रही है मार्केट में। जी अनुज, और अनुज 6 दिन में पहली बार लास्ट डे की सबसे बड़ी कॉल आइटर्स के जोन में निफ्टी एंटर करता हूँ। शुक्रवार को सबसे बड़ी कॉल बिकी हुई थी 25-800 की। फर्स्ट टाइम अनुज 6 दिन में पहली बार कन्विक्शन टू राइड अबाउट कॉल आइटर्स। बिल्कुल वीरू। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या होता है ना कि इतना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था मार्केट। अब मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैं ये मूव फ्राइडे को एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि फ्राइडे को भी पुट कॉल रेशियो 0.65 पर था, लेकिन फ्राइडे को मार्केट फिर गिर गया। लेकिन आज जिस लेवल से मार्केट घूमा है ना, वो अगर वहाँ से नहीं घूमा होता तो फिर मार्केट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। आज सुबह हम आई थिंक निफ्टी पर हम 25,500 की बात कर रहे थे और बैंक निफ्टी पर हम आई थिंक 58,800 की बात कर रहे थे कि ये दो जो लेवल्स हैं ये अब एकदम मेक और ब्रेक है, क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं रुके आप तो फिर मार्केट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। खैर बाई चांस के, और ये कई बार होता है कि आप सपोर्ट के आसपास आते हैं ना, वहाँ कोई ना कोई ट्रिगर आ जाता है मार्केट, कोई ना कोई ट्रिगर आ जाता है। तो इस समय ये ट्रिगर आ गया और यहाँ पर रिकवरी आ गई। चलिए एक आई थिंक छोटा सा ब्रेक और लेना है हमें, उसके बाद जब वापस लौटेंगे तो आई थिंक देवेंद्र चौकसी जुड़ेंगे हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ जुड़े हैं डीआर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी। देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि क्या मार्केट में आज जो रिकवरी आई है सर्जियो गौर की स्टेटमेंट के बाद, उसे कितना पॉजिटिवली लिया जाए? क्या ये जस्ट एक डेड कैट बाउंस है, शॉर्ट कवरिंग है, या वाकई में मार्केट उस स्टेटमेंट से वापस एक सेकेंड लीज ऑफ लाइफ मिली है मार्केट को? अनुज, गुड आफ्टरनून। वेल, मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक मायने यही हिसाब से रखता है कि अगर ये डील साइन हो जाता है तो सबसे पहले मार्केट के अंदर जो रिजल्टेंट फैक्टर जो हुए हैं उनका यहाँ पे एक कंट्रोल होना शुरू हो सकता है। एंड वन पॉइंट आई थिंक विच इज वेरी ऑब्वियस एंड क्लियर कि हमारी जो करेंसी जो हिसाब से घटी है वो हिसाब से आई थिंक एक नेगेटिव फील डेफिनेटली आ रहा है कि आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ चैलेंजेस ऑन दैट फ्रंट। बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली अगर ये डील कंप्लीट हो जाता है एंड आई थिंक इट इज विन विन काइंड ऑफ ए डील जो कंप्लीट होता है, तो इन दैट केस आई थिंक वी आर लाइकली टू सी अवर करेंसी आल्सो स्टेबलाइजिंग एंड आवर मार्केट आल्सो स्टेबलाइजिंग। करेंसी स्टेबलाइज होती है तो आई थिंक मार्केट के अंदर ये जो थ्रेट है विड्रॉल की, वो विड्रॉल की थ्रेट निकल जाएगी। बिकॉज टुडे आई थिंक पीपल आर एफआई के जो फंड्स विड्रॉ हो रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उसका मेन कारण ये है कि आई थिंक दे आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन करेंसी। इनफैक्ट आई थिंक दे टॉक अबाउट 3 digit rupee to a dollar. So that is where I think the challenge is. If this issue get resolved, then currency depreciate नहीं होती है, and I think this is going to be a main factor. Second most important part, Indian domestic economy, frankly, I think is doing very well. In fact, corporate का earnings जो Q3 के अंदर जो नतीजे आने जा रहे हैं, उसके अंदर हम आशा रखते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छा एक रिवर्सल from the previous 2 quarters देखने को मिलेगा in form of I think profitability as well as in form of profit for majority of the businesses. So we feel that I think given the strength of the fundamentals and if the possibility of I think the currency not depreciating further, this is a formula for market to recover, and that is what I think the market has realized possibly today. I think otherwise this is going to be I think a good challenge for the market to survive if the continued sell-off takes place from the FI side. देवेंद्र जी नमस्कार। जैसे कि आपने बोला कि हाँ, फॉरेक्स मार्केट को एक कंफर्ट मिलेगा और वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। सर, मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी बड़ा प्राइस डैमेज हुआ। दैट्स ऑल अबाउट आई थिंक सेंटिमेंट एज वेल। मिड कैप्स में स्मॉल कैप में आपका व्यू क्या है? अगर ये वास्तविकता में जिसको बाजार सोच के चल रहा है आज, वो कन्वर्जन होता है उसका, मिड कैप स्मॉल कैप का टेक, और स्पेशली कुछ स्पेस लाइक टेक्सटाइल जो सबसे बड़े ज़्यादा हैमर हुए थे, उन पे आपका टेक क्या है? कहाँ रिकवरी सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप मिड कैप स्मॉल कैप में? I think price correction has been very, very significant in some of the good quality mid-cap companies. मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ पे नजर पहली होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक स्टॉक का नाम नहीं देना चाहूँगा इमीडिएटली, परंतु एक चीज डेफिनेटली है कि जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और प्राइस के अंदर करेक्शन शार्प आया है, तो कंपनियों को आई थिंक सबसे पहले रिकवर होने का एक स्कोप मिलेगा। The major challenge for the mid cap and small cap is कि जो IPO के माध्यम से इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जिन्होंने फंड्स मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, those funds are basically having a significantly lower amount of NAV challenge right now, और उसके कारण आपको यहाँ पे शायद अच्छे स्टॉक को बेच के वो लॉस मेकिंग IPO के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नर्चर करने पड़ रहे हैं। सेकंड थियरी ये भी वर्क कर रही है। आई थिंक सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स they are selling some of the less important stocks in their portfolio, generating cash and trying to support I think their existing holding by way of I think adding further into those companies कि nervous market के अंदर नीचे नहीं जाए प्राइस के लिए भी I think these people are putting in some amount of money. So these both theories are currently working and that is resulted in I think a fall into the mid cap and small cap stock prices. मैं मानता हूँ वैल्यूएशन जब तक ठिकाने पे नहीं आते तब तक ये चैलेंज रिस्पेक्टिव कंपनीज के अंदर शायद चालू रहेगा। ओके, वैल्यूएशन भी एक बड़ा कंसर्न है। देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। Q3 की आपने कहा अर्निंग्स बेहतर आने की उम्मीद है, लेकिन 2 बड़ी सिरदर्द अभी भी मार्केट में है। एफआईज की ओर से सेलिंग जारी है, ट्रेड डील अभी भी एक सिरदर्द बना हुआ है। अगर कल सर होपफुली अगर कुछ इसके और कदम बढ़ाए जाते हैं तो कौन से स्पेसेस सेक्टर्स लगते हैं आपको सबसे बड़े फायदे में होंगे? श्रेया, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जब भी रिकवरी आती है तभी रिकवरी दिग्गज के साथ में जुड़ी जाती है। तो आई थिंक दोस बिग नेम्स आई थिंक ऑन व्हिच इंडेक्स इज आई थिंक ट्रैवलिंग, उनके लिए आई थिंक डेफिनेटली फर्स्ट चांस मिलेगा रिकवरी के लिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे पहले सेंटीमेंट रिकवर होना जरूरी बनता है। सेंटीमेंट रिकवर होने के साथ में कन्विक्शन बिल्ड होना संभवित है, जैसे हमने पिछले थोड़े टाइम पहले बात की उसके अंदर।
और बिकॉज ऑफ दैट इम्प्रूवमेंट इन द सेंटिमेंट मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक द लार्ज कैप स्टॉक्स विल प्रॉब्ली टेक द फर्स्ट लीडरशिप फॉलोड बाय द मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो ऑलरेडी कंपेनिंग वैल्यूएशन पे है उसके लिए ज्यादा रिस्क नहीं है, उसको पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप में. Rest of the things I think may probably take time for building the momentum, but my confidence would be largely the interest movers in the large cap space. देवेंद्र जी, पिछले हफ्ते खबर आई कि पावर इक्विपमेंट स्पेस में चाइनीज कंपनीज को शायद अलाउ करेंगे और हमने काफ़ी बड़ी डी रेटिंग देखी BHEL में, CG पावर में, हिताची में. आज रिकवरी आई है क्योंकि अगर यूएस के साथ डील होगी तो ये डील शायद बैक बर्नर पर होगी, लेकिन इस स्पेस पर आपका क्या व्यू है? We are extremely bullish on I think on power and power utilities क्योंकि जो हिसाब से गवर्नमेंट के बजट के माध्यम से भी देखें तो शायद आई थिंक दे विल बी पुटिंग हायर अमाउंट ऑफ थ्रस्ट ऑन allocating further money including into the PLI schemes for some of the power ancillary businesses क्योंकि वहां पे हम देख रहे हैं कि जो हिसाब से कन्वर्जेंस ऑफ रिन्यूएबल पावर थर्मल पावर के साथ में हो रहा है, we believe that I think it is having the potential to bring down the power cost for the industry from current 8 to 10 rupees per unit to as low as 5 to 6 rupees per unit in a span of around 3 to 5 years from now. So given that possibility, government will probably put more money behind this particular space in power and power utility segment के अंदर जो कंपनियां आती है उनके लिए शायद ये समय बेटर रहेगा because I think that money allocation will be higher. We believe that I think this is a structural change which we are likely to see. And that could be possibly benefiting some of the mid-tier and companies also, along with I think some of the large companies like ABB, BHEL, Siemens, etc. अच्छा देवेंद्र जी, ये इस बार के जो मंथली सेल्स फिगर थे आपको कैसे लगे? मतलब नंबर्स बहुत अच्छे थे सभी सेगमेंट्स में. M&M ने बहुत सारे लॉन्चेस भी किए और टाटा का सियरा वर्जन अच्छी लाइमलाइट में इस वक्त. अभी ऑटो में क्या लेकर, हालांकि इस बजट में ऑटो के लिए बहुत कुछ स्पेस क्रिएट किया जाए वो उस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट किन नंबर्स ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिया? और टू व्हीलर स्पेस जहां पर अभी भी ऑल टाइम हाई से स्टॉक एक डिफरेंशियल मेंटेन करके चल रहे हैं, अगर कोई खास स्टॉक अगर आप मेंशन कर पाए तो प्लीज. So commercial vehicle, tractors and farm equipments उसके अंदर मेरे ख्याल से आई थिंक सबसे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है. यहाँ पे एक चीज उभर के आती है कि गवर्नमेंट एक तरफ आई थिंक एलोकेशन ऑफ फंड बढ़ाती है बिकॉज ऑफ आई थिंक बिल्डिंग द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम अंडर द गति शक्ति प्रोजेक्ट्स. मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड मूव फॉर मोस्ट ऑफ द कमर्शियल व्हीकल कंपनीज पर्टिकुलरली. तो ऑटो के अंदर कमर्शियल व्हीकल वुड बी रिमेनिंग माई प्रेफरेंस फॉर गुड. सेकंड थिंग आई थिंक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से जो कंपनियां जुड़ी है, फिर बजाज ऑटो का चेतक हो या महिंद्रा एंड महिंद्रा के बॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, आई थिंक दोस काइंड ऑफ कंपनीज हैव रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन वॉलेट जो है उसके अंदर से उनको ज्यादा शेयर मिल सकता है. बिकॉज मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक विद द न्यू बायर इज डेफिनेटली वांटिंग टू हैव अ चॉइस ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल, बी इट इन टू व्हीलर स्पेस और बी इट इन फोर व्हीलर स्पेस. एंड इन दिस केस both these companies in their respective cases I think are very well positioned in my viewpoint. ओके, ये व्यू हो गया सर आपका ऑटो स्पेस को लेकर. लेकिन देवेंद्र जी, हम बस 14 ट्रेडिंग सेशन दूर हैं बजट से, और ऐसे में बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, साथ ही उसको मद्देनजर आप कौन से स्टॉक्स या स्पेसेस पर अभी बुलिश नजर आ रहे हैं? इनफैक्ट गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा ये टाइम फोकस ये होना चाहिए कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होने जा रहे हैं अमेरिका साथ में और आई थिंक दूसरे यूरोपियन नेशन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो रहे हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट का जो मेन थ्रस्ट होना चाहिए वो आई थिंक कैसे एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा स्मूथ कर पाए. सो मे बी आई थिंक दे आर लाइकली टू फॉलो सर्टन प्रोसेस. मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दे में प्रोबेबली गिव इंपॉर्टेंस टू ONDC प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे आई थिंक आपको ऑनलाइन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से B2B ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म आपको मिला है. तो शायद आई थिंक दैट कैन प्रॉब्ली गिव देम माइलेज इवन टू गो टू द ग्लोबल मार्केट्स. दे मे आल्सो बी पुटिंग सिग्निफिकेंटली हाई अमाउंट ऑफ थ्रस्ट ऑन इंडियन कंपनीज ट्रेडिंग इन रूपी करेंसी वैल्यू एज अगेंस्ट आई थिंक द डॉलर, क्योंकि 5 कंट्री के साथ में ऑलरेडी ये प्रोसेस चालू हो चुका है एंड डिजिटल रूपी इज अ रियलिटी नाउ. सो शायद इसके ऊपर भी ज्यादा थ्रस्ट आ सकता है. अदरवाइज जो मैंने बताया उस हिसाब से लॉजिस्टिक के ऊपर और रिन्यूएबल पावर सेगमेंट के अंदर जो थ्रस्ट आना है बिकॉज ऑफ आई थिंक द रिजल्टेंट बेनिफिट दैट इट विल ब्रिंग टू द इकोनॉमी,
उसके लिए गवर्नमेंट की प्रपोजल PLI स्कीम के माध्यम से आ सकती है. सो दैट इज आई थिंक आवर एक्सपेक्टेशन, एटलीस्ट इन द इमीडिएट टर्म वी आर सीइंग दिस पॉसिबिलिटी. फिर देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे बात की आपने, अपने व्यू शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया. और निकट भविष्य में क्लोजर टू बजट डेफिनेटली आपसे बातचीत होगी, आपके बजट का आंकलन क्या है उससे बातचीत हम करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सर. एक बार निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लेके आइए. अनुज, एक शॉर्ट कवरिंग का फेज आया, वो हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन बाजार को कुछ सब्सटेंस चाहिए, है ना. ये प्राइस यही दिखाता हुआ, वही 59,500 और वही 25,800, वहीं एंटर नहीं कर पाए हम. बट कैसे अप्रोच करें इस रिवर्सल को, और अगर बाजार को कुछ सब्सटेंस मिलता है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे अप्रोच करें इस क्लोज को, और कल के लिए भी. देखिए, पहली बात तो ये कि क्लोज अच्छी है. अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि हम 25,800 के ऊपर शायद ना क्लोज कर पाएँ, वैसे अभी टाइम बाकी है, या फिर बैंक निफ्टी पर हम एक बार बैंक निफ्टी का भी इंटरडे चार्ट दिखा दीजिएगा, 59,500 के ऊपर नहीं बंद कर हो पाए. ये वन सेंस शायद थोड़ा सा आप नेगेटिव माने, लेकिन रिकवरी अच्छी है, पहली बात. दूसरी बात, मार्केट ने आज बहुत ही क्रूशल लेवल बचाए हैं. आज अगर आप देखें, हमने सुबह दो ही लेवल बात किए थे, 25,500 निफ्टी पर और 58,800 बैंक निफ्टी पर. इंट्राडे में तो निफ्टी में तो वो लेवल तोड़ भी दिया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर उसको अच्छे से डिफेंड करके और उसके ऊपर 250 पॉइंट का क्वेश्चन बनाकर जा रहे हैं. और बैंक निफ्टी में भी उस 58,800 के लेवल के ऊपर अच्छा खासा 600 पॉइंट का क्वेश्चन बनाकर जा रहे हैं. लेकिन वीरू, ये कह देना कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द मार्केट, अभी जल्दबाजी होगा, अभी थोड़ी जल्दबाजी होगा ये कहना. और देखिए क्या है ना, हर 200-300 पॉइंट पर अपना व्यू नहीं बदल सकते. मार्केट में इस समय इतनी वॉलेटिलिटी है. एक डेड कैट बाउंस ड्यू था मार्केट के लिए. मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था. पुट कॉल रेशो एकदम 0.6 पर आ गया था. 92% FI की शॉर्टिंग हो गई थी. पिछली बार भी आपको याद होगा, जब 92% शॉर्टिंग पर पहुंचे थे हम, एक बार के लिए तो निफ्टी ने 800-900 पॉइंट की रैली दे दी थी. भले वो टिकी नहीं, वो फेल हो गई थी रैली. खैर एनीवे, एक रिस्क ये रहेगा, आप ओवरनाइट पोजीशन मत कैरी करिए. देखिए, अगर कल हो गया गैप अप तो हो गया, बैड लक, लेकिन कैरी मत करिए ओवरनाइट पोजीशन, क्योंकि यू नेवर नो. पहली बात तो प्रॉफिट किसी के पास है नहीं, सब लॉसेस में ही होंगे इस समय. उनको आप चाहें तो थोड़ा सा कट करना चाहें, वो आपको कॉल लेना है. हाँ, अगर आप उनमें से हैं जो बिल्कुल आज सुबह ही दोपहर को ही कूद गए मार्केट में और अब आपके पास पोजीशन है, तब आप चाहें तो भले उसको एक दिन और देके देख सकते हैं. अच्छा, एक रिस्क और रहेगा हायर लेवल पर FI की सेलिंग लौटने का, वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा. चलिए, खैर ये तो हो गई बात कल की स्ट्रैटेजी की. यतिन के पास चलते हैं, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है कल के लिए. यतिन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. और 2-3 स्टॉक जो आज डीलर्स के रेडार में है, उनमें सबसे पहले है नाल्को. और मेटल शेयरों में खास करके जो नॉन फेरस साइड है, एल्यूमिनियम साइड है, यहाँ आपको खरीदारी देखने को मिल रही है. इनफैक्ट नाल्को ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स BTST की एडवाइस दे रहे हैं. जैन फ्यूचर्स में 355 से 360 तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं. इसके अलावा इंडसइंड बैंक, और सुबह से ये स्टॉक मोमेंटम में आपको देखने को मिल रहा है. इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से अगर आप देखें तो फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है. और डीलर्स को लगता है पोजिशनली 930-950 तक के यहाँ टारगेट्स आ सकते हैं. डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ जम के खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं. ओके, नैल्को, इंडसइंड बैंक, ये दो ट्रेड्स डीलर्स की तरफ से आते हुए BTST ट्रेड से. लेकिन हमारे पैनल कौन से स्टॉक्स पिक कर रहे हैं, BTST, STBT, वो समझ लेते हैं. राजेश पालवे जी बताइए, BTST या STBT? श्रेया जी BTST करके जाएंगे, और उसमें हमें लगता है इंडसइंड बैंक को एज ए BTST ट्रेड लेके जाना यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है, क्योंकि स्टॉक पे अब वापस से 900 रुपए के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है. और अगर हम देखें तो ये वोलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ डिस्प्ले करी थी और अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि इसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे बना था. फ्यूचर्स में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 925 से लेकर 930 की तरफ. ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 895 के आसपास. ओके, इंडसइंड बैंक 905 पे आपका ट्रेड. सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मैं सेल साइड पर जाना चाहूंगा. नौकरी ऑन द शॉर्ट साइड, एक कंसोलिडेशन बहुत समय से चल रहा है 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे, और वो नीचे की तरफ टूटा है आज के दिन में. मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सेल ऑफ और देखने मिलेगी. नीचे में टारगेट होगा 1200 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 1351. सर, आपका ट्रेड कल के लिए? मेरी बात कर रही है जी गाबा सर. ओके, आपकी बात करते हैं. थैंक यू. अल्केम की बात कर रहा हूं मैं. अल्केम इज गुड, 5867 पर ट्रेड कर रहा है. सेटअप सही है, इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है. स्टॉप लगाएंगे करीब
5830 का, करीब 30-35 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होगा करीब 5950। अल्केम। ओके, अल्केम लैब गाबा को पसंद आ रहा है। मानस जी, आपको क्या पसंद आ रहा है? तो देखिए, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक में हाई टॉप हायर बॉटम को कंफर्मेशन मिला है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 2750 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 2900 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, बीएससी 2805 आपका बाय कॉल। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड कल के लिए? वीरेंद्र जी देखिए, मैं फिलहाल तो एशियन पेंट के साथ ही जाऊंगा। जो मैंने सुबह कॉल दिया था दैट वाज एशियन पेंट। जिस तरह से इसका आज क्लोज मिल रहा है 2900 के ऊपर, मुझे लगता है कल का इसका बीटीएसटी का टारगेट होगा 2900 के ऊपर 2950 का। सो 2900 के नीचे यानी 2875 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा 2950 प्लस एशियन। ओके, एशियन पेंट्स। चलिए अब वीरो के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। आज थोड़ी सी तो रिकवरी दिख रही है। सुबह तो स्क्रीन काफ़ी ख़राब थी वीरो, लेकिन अब तक ठीक हुई होगी, रिपेयर हुआ होगा। हाँ, ब्रेथ अच्छी है अनुज। और थोड़ा सा अगर आप देखें आज रिकवरी है बाजार में, तो रिवर्सल जो था वो इम्पैक्ट विजिबल है। इवनली पॉइज जिसे आप कह सकते हैं। और 97 अगर आप देखें तो आज लॉन्ग्स थे बहुत दिनों बाद। ऐसा ब्रेथ इन डेरिवेटिव 79 में शॉर्ट, 28 पे शॉर्ट कवरिंग। हालांकि लॉन्ग अनवाइंडिंग कम रही, दैट्स गुड। एक ही करके स्लाइड्स पे आते हैं जहां पर आज लॉन्ग वेट देखा गया। लॉन्ग में सबसे ऊपर नाम एक बार फिर से अगर आप देखें तो आज एक्सचेंजेस का था। आज बीएससी ने इस मद्देनजर एक बाजी मारी। इरिडा, पोस्ट नंबर्स, प्रीमियर एनर्जीज, हिंदुस्तान जिंक, पीएफसी, इन सभी काउंटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग था। लॉन्ग बिल्डअप हुआ। अच्छा, बीएससी 4.5% के गेन के साथ आज याद रखिएगा ऑलमोस्ट 5 दिसंबर के बाद हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। कोल इंडिया स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पे। आईएक्स, मुथूट फाइनेंस, एशियन पेंट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैनल से बाहर निकल के आया। सेम इज द केस विद ट्रेंट। एक पुल बैक यहाँ पे विजिबल था बट शॉर्ट कवरिंग। नेक्स्ट स्लाइड, शॉर्ट लॉरस लैब। आज सारे सीडीएमओ प्लेयर में शॉर्टिंग हुई। प्रेस्टीज स्टेट्स, आज रियल स्टेट में गजब शॉर्टिंग थी। और नंबर्स और स्पेशली अगर आप देखें सिग्नेचर ग्लोबल ने जो कहा उसका इम्पैक्ट विजिबल था पूरे सेक्टर पे। कमेंस, अंबर एंटरप्राइजेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एक स्पेस और कैपिटल गुड्स आज काफ़ी शॉर्ट लेके गए। हालांकि रिकवरी थी बट स्टिल कैरिंग शॉर्ट। लॉन्ग अनवाइंडिंग सम्मान में आईएफएल फाइनेंस में 361, कल्याण ज्वेलर्स और पेट्रोनेट एलएनजी कुछ काउंटर्स थे जहां पे आज शॉर्ट कवरिंग थी। टुवर्ड्स क्लोज एक स्टॉक और लेके आई है जहां पे आज रिकवरी अच्छी थी। पिडिलाइट में एक और एक स्टॉक देखना चाहूँगा जिसपे मेरे स्क्रीन पे अभी टुवर्ड्स क्लोज अच्छे कॉल ऑप्शंस में बाइंग आ रहे हैं 1500 की। एक बार नजर डालेंगे आप सोमेल 1500 के ऊपर, सारे एवरेजेस के ऊपर पिडिलाइट ट्रेड करता हुआ। फिरोज जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो लास्ट मंथ में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना था और वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी हुआ था। आज के दिन में 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये कट हो रहा है, प्लस 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट लिया है, विच इज अ गुड साइन, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। 1474 के आसपास का एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है और वहां पे ही स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 1550 और दूसरा टारगेट होगा 1575। 1575 तक के टारगेट पेडिलाइट में नजर आ रहे हैं। डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। अच्छा मोमेंटम इस पर्टिकुलर काउंटर में। लेकिन चलिए अब कुछ और काउंटर्स की बात कर लेते हैं, इनफैक्ट रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कल वायदा में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और टाटा एलेक्सी समेत 3 कंपनियों के नतीजे आएंगे और कैसे रह सकते हैं ये नतीजे, प्रीव्यू समझ लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन बताएंगे, गुड आफ्टरनून। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इन दोनों के नतीजे कैसे रह सकते हैं? स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें प्रूडेंशियल के नंबर्स के बारे में तो इस क्वार्टर में हमें एक अच्छी खासी जो रिकवरी है वो आती हुई दिखाई दे सकती है। आपको बहुत ज्यादा हायर साइड में नंबर्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन एक रिवाइवल का एक्सपेक्ट इस टाइम पे स्ट्रीट जो है वो लगा के चल रहा है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करी जाए तो यहाँ पे एक मार्जिनल अपटिक हमें देखने को मिल सकता है। एपी हमें सिंगल डिजिट में ग्रो होता हुआ नजर पड़ सकता है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करी जाए तो ये हमें स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो मार्जिन है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का ये हमें फ्लैट साइड में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो इस टाइम पे जीएसटी का क्रेडिट था उससे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर इनके नॉन लिंक्ड बिजनेस की बात करी जाए तो वहां पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर बात करें इनका प्रोटेक्शन बिजनेस तो वहां पे भी अच्छे नंबर एक्सपेक्टेड है। अब आपको फोकस कहां रखना होगा ये बात कर लेते हैं।
लेते हैं कि जो प्रोडक्ट मिक्स है इसके ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके की कमेंट्री आती है, आउटलुक किस तरीके का आता है और जो ग्रोथ है उस पर किस तरीके की गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई दिखाई दे सकती है। तो नंबर्स हमें रिकवर होते हुए इस क्वार्टर में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बात करी जाए दूसरे नंबर यानी कि टाटा एलेक्सी के, तो यहाँ पे हमें वापस से एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हमने देखा था कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में टाटा एलेक्सी थोड़ा सा हमें दबाव में काम करता हुआ दिखाई दिया था इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, बट यहाँ पे रिकवरी जो है एक्सपेक्टेड है। डॉलर रेवेन्यू में मार्जिनल अपटिक देखने को मिल सकता है, ऑपरेशनल नंबर अपने स्ट्रॉन्गर साइड में देखने को मिल सकते हैं और जो मार्जिन्स है कंपनी के ये भी हमें स्लाइटली अपटिक देखने को मिल सकते हैं। इस टाइम पे अगर बात करी जाए इनके सबसे अच्छे बिजनेस की, तो ट्रांसपोर्टेशन में एक अच्छा खासा रिवाइवल जो है वो देखा जा सकता है, बिकॉज जो JLR का बिजनेस है वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ऑटोमोटिव में अगर ओवरऑल बात करी जाए तो वहाँ पे हमें एक सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन के जो बाकी के वर्टिकल है, कमर्शियल व्हीकल हो गया, एरोस्पेस हो गया, ऑफ रोड हो गया, वहां पे अच्छी खासी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। फोकस आपको कहां पे रखना होगा? सबसे पहले तो ओवरऑल जो डिमांड आउटलुक है वो किस तरीके का आता है, जेलर के साथ जो एंगेजमेंट है उसके ऊपर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है, इनफैक्ट मीडिया एंड कम्युनिकेशन और जो एरोस्पेस की पाइपलाइन है वो किस तरीके से हमें बिल्डअप होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन दोनों की नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स में रिवाइवल है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स। शुक्रिया आप कंचन। तो नंबर्स में थोड़ा सा रिवाइवल आपको देखने को मिल सकता है शायद। इस पर एक चार्ट चेक लेना चाहूँगा मैं टाटा एलेक्सी पर, क्योंकि पिछले हफ्ते अच्छा मूव आया था इसमें। राजेश सातपुते जी, आप देखेंगे जरा टाटा एलेक्सी का चार्ट और इस पर कोई व्यू अगर देना चाहें तो। अनुज जी देखिए, चार्ट तो बेहतरीन चार्ट है इसका। मुझे लगता है जिस तरह से इसने लोअर साइड से रिवर्सल दिया और ये हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है, अगर करंट लेवल से देखें तो ये इसका 200 डीमा बनता है करीबन 5650 पे, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और इसने आज सुबह से इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। तो मुझे लगता है 5650 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर कोई लॉन्ग लेके जाना चाहता है तो लेके जा सकता है। इसका टारगेट आ सकता है 5900 950, जो कि 3 दिन पहले का हाई था, ये वो पहला टारगेट होगा। लेकिन वो रेजिस्टेंस अगर पार करेगा तो इसमें बहुत बड़ी तेजी हो सकती है। तो टाटा एलेक्सी इज अ बाय। और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर किसी को ऑप्शन के द्वारा करना है, मैंने ऑप्शन लगाया, मैं भी शेयर कर लूंगा। 5700 का कॉल ऑप्शन करीबन 160 पे चल रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 120 का, टारगेट होगा 250 प्लस का। ओके, टाटा एलेक्सी ये व्यू हो गया। इनफैक्ट एक बार ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का भी रखिएगा स्क्रीन पर चार्ट, और ये हाई साइड से आज के सत्र में फिसला है। हालांकि आप देखिए इसके जो पीयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे आपको। एक बार SBI लाइफ रखिएगा और HDFC लाइफ रखिएगा, लगातार हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल लाइफ रिजल्ट से पहले देखें तो ये फिसला है। लेकिन SBI लाइफ इसको देख लीजिए गाबसर आप, SBI लाइफ इंटैक्ट इसका मूव आज के सत्र में करीब 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोज होने की तैयारी। Q3 अपडेट भी ठीक ठाक नजर आया इसके। क्या करना चाहिए? चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या? ये बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है SBI लाइफ का, लेकिन 5 दिनों से एक साइडवेज मूव पर है। लेकिन बाय कर सकते हैं, एग्रेसिव कॉल है। 20 अब ट्रेड करें 2096, 18 रुपए का स्टॉप 2080 का। मेरे ख्याल से 2130 पॉसिबल है। बाय मोड पर तो है SBI लाइफ। ओके, अच्छा इस बीच देखिए, अब हम औपचारिक तौर से नंबर्स देखने वाले हैं TCS के, और TCS के नंबर्स से पहले मैं आपको एक कुछ स्टैट्स देता हूँ। TCS आज बहुत एक अच्छा पुल बैक दिया लास्ट 2 एवरेजेस से एग्जैक्टली 10-20 डे पे। नंबर्स से पहले ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं और उन्हीं को सेंस लेते हुए राजेश पाल जी एक व्यू दे रहे हैं TCS में। अगर आप ऑप्शंस के जरिए कुछ खेलना चाहते हैं तो राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, TCS नंबर के पहले हमने प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। अगर हम देखें तो ये 4th मंथ है जहाँ पे TCS एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सीजनलिटी फैक्टर भी देखें तो ओवर लास्ट 10 ईयर 60% ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि TCS में यहाँ पे एक पॉजिटिविटी बनते हुए दिख सकती है। रिजल्ट के बाद हमने देखा इसमें 2 से 3% की वॉलेटिलिटी रहती है। और अगर डेटा देखें आज का, स्पेशली डेटा देखें तो 3200 की स्ट्राइक पे पुट राइटिंग यहाँ पे देखने को मिली। तो 3200 पे एक पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन ऐड होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे एक लॉट फ्यूचर का बाय करने की सलाह रहेगी, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3200 का यहाँ पे फ्यूचर बाय करेंगे और 3200 का एक पुट बाय करेंगे, जो कि करीब 48 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रेक इवन आएगा करीब इसका 3271 के आसपास, और हमें लगता है कि इसमें मैक्सिमम लॉस अगर ये स्टॉक गिरता है
तो यहाँ पे होगा करीब 12,400 के आसपास। लेकिन अगर ये स्टॉक का मूव 3271 के ऊपर होगा तो यहाँ पे एक अनलिमिटेड प्रॉफिट बनने की संभावना है। निफ्टी आईटी भी देखे तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो हमें लगता है टीसीएस में एक पॉजिटिव मूव पोस्ट रिजल्ट बनते हुए दिख सकता है। तो प्रोटेक्टिव पुट लेके डाउनसाइड रिस्क को हेज करेंगे और फ्यूचर लॉन्ग करेंगे। ओके, पूरा लेखा जोखा करना क्या है आपको टीसीएस में आफ्टर रिजल्ट भी वो बता दिया गया है। अब इसे फॉलो कर ले। टीसीएस पे ये व्यू हो गया। कुछ और काउंटर्स देख रही थी मैं जिसने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश की। पूरा मेटल पैक आप ध्यान रखिए आज अच्छा फोकस में था। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील डेज हाई पर क्लोज हो रहे हैं। एशियन पेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले पिडिलाइट की चर्चा हो रही थी, एशियन पेंट्स डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स रखेगा पर स्क्रीन पर। अडानी पोर्ट्स इसने निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की और ये काउंटर अब अडानी पोर्ट्स क्लोज हो रहा है डेज हाई के आसपास ही। एक लास्ट पॉसिबली चार्ट चेक आज के सेशन का मेरी तरफ से। राजेश सातवते जी, आप देखेंगे अडानी पोर्ट्स का चार्ट, क्योंकि इसमें भी काफ़ी लोग अभी भी हैं जो ऊपरी स्तरों से फंसे हुए हैं और लगातार सवाल भी आते हैं जब हम ट्रेडर्स हॉटलाइन करते हैं। याद होगा आपको। करना क्या चाहिए? अडानी पोर्ट्स में दमखम नजर आ रहा है क्या, या फिर अभी भी ये स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल, क्या लग रहा है? श्रेया, देखिए अडानी पोर्ट का अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे क्लैरिटी मिलती है कि इसने अपना 200 डेमा हिट करने के बाद एक रिलीफ रैली दी है। तो ये जो रिलीफ रैली कहाँ तक जाएगी? 1460 1475 तक। तो वहां तक यानी जो कल जो सेल था वो आज वहां पे रिकवरी मिल रहा है। तो जो कल ट्रैप हुआ होगा, आई थिंक दिस रैली शुड बी यूज्ड टू लिक्विडेट योर लॉन्ग पोजीशन रादर देन क्रिएटिंग फ्रेश लॉन्ग। मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा अडानी में लॉन्ग करना। लेकिन अगर आपको आपका रेट मिलता है लॉन्ग साइड का जिसमें कल आप फंसे हो तो एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए। काउंटर अभी भी वीक है। ओके, चलिए अब चलते हैं अनुज के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए। अनुज, ओवर टू यू। शुक्रिया वीरो। चलिए, क्लोज बहुत अच्छी है मार्केट की। कहाँ सुबह हम 25,500 डिफेंड करने की लड़ाई में थे, कहाँ क्लोज होते होते 25,800 भी ऑलमोस्ट तोड़ दिया हमने हायर लेवल पर। बैंक निफ्टी 59,500 पर वापस 20 DMA के करीब बंद हुआ। निफ्टी आईटी फ्लैट बंद हुआ। ये सब में अच्छी रिकवरी थी। सबसे शानदार रिकवरी मिड कैप्स में थी, क्योंकि मिड कैप एक समय पे 600 पॉइंट नीचे था, ग्रीन में बंद हो रहा है। स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर। आई थिंक स्मॉल कैप में करीब 1.5% की फिर भी गिरावट थी। एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में था, इसी वजह से 1100 बढ़ने वाले शेयर थे, 1850 गिरने वाले शेयर थे। अब जरा एक बार सेक्टोरल गेनर्स देखते हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। मेटल्स में 2% की रैली थी। कैपिटल मार्केट, बीएससी का इम्पैक्ट, पीएसयू बैंक्स में अच्छा मूव था। ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी और फाइनेंशियल्स, इन सब में आज अच्छी खासी रैली थी। लूजर्स देखते हैं एक बार जरा, और लूजर्स में सबसे ऊपर निफ्टी रियल्टी 1% से ज़्यादा नीचे। कैपिटल गुड्स हल्का सा नीचे था, एक्चुअली काफ़ी नीचे था, 2-3% फार्मा और ऑटो, यहाँ पर आपको आज गिरावट देखने को मिली। चलिए अब आते हैं निफ्टी गेनर्स पर। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर कोल इंडिया, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और ट्रेंट में शानदार रैली थी आज, करीब 2% भागा ट्रेंट। लूजर्स पर आते हैं एक बार जरा। इन्फोसिस 1% नीचे था, टाटा मोटर्स, पीवीबी 1% नीचे, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स और श्रीराम फाइनेंस, इन सब स्टॉक्स में आज आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिलाकर मार्केट के लिए आज 2 हिस्सों में था। एक जैसे कहते हैं ना प्री सर्जियो गौर और दूसरा पोस्ट सर्जियो गौर। सर्जियो गौर के आने से पहले मार्केट अलग लेवल और उनके आने के बाद दूसरा लेवल। और 12 से पहले कुछ था, 12 के बाद कुछ और था। लेकिन अच्छी बात है कि सोमवार को मुस्कुराहट लौट के तो आई कम से कम, और वो स्पेशली हरा रंग है। और कल बड़ा अच्छा दिन है, एक तो मंगलवार, ऊपर से लोहड़ी, तो बहुत ही एक शानदार दिन। कल सुबह सुबह पैनल पे मुलाकात करेगा आपसे, सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में सारी खबरें, समीकरण और तथ्य लेकर रहा है। तब तक के लिए नमस्कार। भारत के सपने बड़े हो रहे हैं, भारतीय इकोनॉमी बढ़ रही है और लोगों की उम्मीदें, पर एक्सपोर्ट हो या मैन्युफैक्चरिंग, रुपए पर दबाव हो या रोजगार का सवाल, चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। तो ऐसे में कैसे बनेगा मोदी सरकार का बजट जो बने हर घर की ताकत। बजट 2026 बताएगा आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत, विकास की नई रफ्तार और मोदी सरकार का अगला बड़ा फोकस।
देश के फ्यूचर रोड मैप को तय करने वाले इस बजट के ब्लूप्रिंट को हम करेंगे डीकोड सबसे सटीक, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि बजट मतलब सीएनबीसी आवाज। देखिए बजट 2026 आत्मनिर्भर भारत का दम सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर।